अभी मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लिखवा के देना है कि मेरे क्लास के बाद में क्या लिखो। हाउ टू स्टडी आफ्टर क्लास। क्लास मतलब अभी क्लास हो रही ना अपनी, खत्म हो जाएगी आज, तो आपका डे, आपका जो मेन बुक है ना, वहां पे एक फर्स्ट पेज ब्लैंक मिलेगा आपको। SM रॉक्स का देखो फर्स्ट पेज ब्लैंक होगा, कोई तो पेज होगा, कहीं तो फर्स्ट रॉक्स का फर्स्ट पेज ब्लैंक होगा, आखिरी पेज ब्लैंक होगा। जिधर लिखना है लिखो, पर ऐसा लिखो कि जो बाद में दिखेगा। कोई भी जगह पे लिखो, ऐसे कोई नोटबुक पे मत लिखो, जो ESM की बुक है वहीं लिखो। लिखो हाउ टू स्टडी आफ्टर क्लास, ऐसी जगह पे लिखो, बाद में आपको पढ़ना है। आज मैं आपको 2 प्लान करके दूंगा, मेरी क्लास के बाद में कैसे पढ़ना है और एग्जामिनेशन के ठीक पहले आपको कैसे पढ़ना होगा। ओके, लिखो जो मैं कह रहा हूँ, आज की तारीख भी लिख दो, 8 अगस्त। और जो वर्चुअल में मुझे देख रहे हैं वो जो डेट डाली है जो आप देख रहे हो, अब मैं कैसे पता कर सकता हूँ आप क्या डेट पे हो। तो कोई भी डेट डालो जो आपको डालना है। और अब उसके बाद में, एक मिनट आवाज नहीं, आवाज एकदम कम। लिखो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट। सब लोग को नवंबर अटेंड है, कोई मई का है यहाँ? अच्छा, लिखो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट 82 डेज लेफ्ट है ना। अभी इस 82 डेज में हमें आवाज, भाई आवाज कम है एकदम, आवाज कम। लगभग कितने दिन आप देंगे ESM को? 8 सब्जेक्ट है आपके, इसमें 82 डेज है। वैसे हम लोग कुछ प्लानिंग और भी कर लेते हैं अगली। लिखो 82 माइनस करेंगे अकाउंट्स के 4 दिन जो फर्स्ट पेपर होगा, तो बचे 78 डेज। 4 दिन पहले से अकाउंट पढ़ना चालू करेंगे आप, तो बचे 78 डेज। अब 78 डेज में से माइनस करेंगे, कौन सी एग्जाम, कॉलेज की एग्जाम है? नहीं, ये तो माइनस मत करो, जिसकी है तो माइनस करो। और कोई आपकी कोई लिखो अनअवॉइडेबल हॉलीडेज, माइनस करो। अभी हर एक का अपना अनअवॉइडेबल क्या होगा। कोई दिवाली है और गणपति बीच में, नवरात्रि है, हर एक के अपने घर पे जो त्योहार बनाते माइनस करिए। गणपति में 10 दिन नहीं माइनस होते, गणपति बापा 10 दिन थोड़ी ना लेते, 1-2 दिन का पूरा वही करते क्या दिन भर। मैं मानता हूँ दिवाली के 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम अनअवॉइडेबल होते हैं, गणपति के 1 दिन और देवी माँ के 1-2 दिन। हर एक घर में अपना अपना त्योहार है, रीति रिवाज है, अपने हिसाब से माइनस करो। 5, 6, 7, कितना 7 दिन माइनस करेंगे? 5 से 7 दिन 3 त्योहार बीच में है, दिवाली है, गणपति है और नवरात्रि है। -7। और हम लोग मानते हैं 1-2 दिन हम लोग कभी बीमार हो जाते हैं, कभी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो अब टू बी ऑन सेफर साइड 7-8 दिन माइनस कर ही लो, वो तो हमारे काम के ही नहीं है। अब कितने दिन बचे? आवाज है भाई, आवाज मत करिए प्लीज यार। अब आपका प्लान करके दे रहे, आपके लिए कर रहे हैं, ये हमारे पढ़ाने का हिस्सा नहीं है। आवाज नीचे करो। ओए चुप, ए लखनऊ चुप करना। 78 में से 8 माइनस होंगे, कितना होगा? 70 डेज बचे। सब्जेक्ट कितने लिखो? टोटल सब्जेक्ट्स 8। जिसका 4, कोई है 4 वाले भी हैं, वो 4 लिखो फिर, और जिसका 8 है 8 लिखो। 70 डिवाइड बाई 8 करेंगे, और जो वर्चुअल आपके थोड़े से और कम हो जाएंगे, लगभग 8 दिन के करीब 9 दिन नहीं है ना, 9 डेज के ऑलमोस्ट, अप्रोक्स 9 डेज पर सब्जेक्ट। 9 डेज में आपको क्या क्या कंप्लीट करना होता है? 9 डेज में क्या करना होता है? लिखो व्हाट इज टू बी कवर्ड इन 9 डेज। हर एक सब्जेक्ट की व्हाट इज टू बी कवर्ड टू फिनिश 1 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है? क्या जरूरी होता है इसे? 1, फर्स्ट रीडिंग, एक रीडिंग जो आपकी खुद की होती है,
है ना? अब मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ? मतलब जनरली सारे सब्जेक्ट का ऐसा होगा, पर फिर भी मैं ES, SM और FMU के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली बात कर रहा हूँ। मेन रीडिंग तो करना ही पड़ेगी आपको। प्लस कितने आपको वो ये चाहिए, रिवीजन चाहिए एक सब्जेक्ट आपके हिसाब से, आप ताकि आप एग्जामिनेशन में आपको याद आए? दो से कुछ नहीं होता, एक रीडिंग 3 या 4, 3 कम से कम है, मतलब लिखो। प्लस 3 to 6 रिविजन्स, 3 to 6 अपनी ये सम के 6 हो जाएगी, आराम से 8 हो जाएगी बल्कि। रिवीजन 3 to 6, 3 से 6 रिवीजन होना चाहिए। अब बहुत ही हौला लड़का है, लेजी है, तो 3 करना चाहिए, और बहुत जिद पे आ गया तो 6 हो जाएगी आराम से, 7-8 भी हो जाएगी। आवाज़ नहीं चाहिए। अभी इसमें भी क्या होता है ना, जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उसमें थोड़ा बहुत अब आपके हिसाब से आपको करना पड़ेगा कि आपको, अब जैसे FM रॉक्स ले लोगे आप, तो वो भी 4-5 बार आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप क्या सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। ये ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट को एक रीडिंग में कुछ होगा नहीं, कम से कम 2-3 रिवीजन तो लगेगा, ताकि आप उसको रिकॉल करें, याद करें, है ना? ये आपको देखना ज़रूरी है, इतना तो पढ़ना ज़रूरी है, तब जाके हम लोग कहेंगे। प्लस लिखो, प्लस RTP नाम की चीज़ आती है, लिखो 1 टेस्ट, एक टेस्ट देना ज़रूरी है, कम से कम एक टेस्ट। और ये सब करते समय एक मेरे दिमाग से चला गया, क्या बोला मैंने, एक टेस्ट है, एक टेस्ट लिखा आपने, और प्लस लिखो अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट वाला सब्जेक्ट होता है। अब वो लॉ और DT-ITT के लिए ज़रूरी होता है ना? ये सब कुछ जनरली एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। एक रीडिंग लगता है, 2-3 रिवीजन लगते हैं, RTP लगता है, और लिखो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी करना होता है। अब ऐसा मान रहे कि MCQ उसके अंदर कवर्ड है। अब ये जो है ना, ये तो सब ठीक है, पर इसमें क्या है ना, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स है जिसका समरी नोट आपके पास में नहीं है, उसके आपको समरी नोट भी बना के लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले क्या दिन क्या पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपना ESM का तो डिसाइड हो गया, FM का डिसाइड हो गया, पर जो सब्जेक्ट का डिसाइड नहीं हुआ ना, उसका आपको अभी फैसला करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन के पहले दिन मत डिसाइड करना है कि मुझे किससे पढ़ना है, ये बात आप दिमाग में रखना। आज ही तैयारी होना चाहिए कि मुझे एग्जामिनेशन के पहले वो कौन सा किताब होगा जिससे मुझे पढ़ना है। एग्जामिनेशन के पहले दिन हौले सा मत करना, अभी यार क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे, इट हैज़ टू बी प्री प्लान्ड। सारी चीज़ें आपको एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगी आज ही, कि मुझे कौन से बुक से कौन सा चैप्टर करना है और उसको कितने घंटे मुझे डालना है। एग्जामिनेशन के पहले दिन किससे पढ़ना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी सॉल्व्ड, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंसान चाहे कितना भी पढ़ ले, एग्जामिनेशन के पहले दिन नहीं पढ़ा मतलब 6 महीने गए तेल लगाने। 6 महीने की पढ़ाई एक तरफ, एग्जामिनेशन के पहले दिन की पढ़ाई एक तरफ होती है। उस दिन पढ़ा तो बोलते याद आता है, नहीं पढ़ा तो नहीं याद आएगा, और वो बट ऑब्वियस है, एग्जामिनेशन का पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको लिखो समरी नोट्स इफ रिक्वायर्ड। अब इफ रिक्वायर्ड मतलब आपको तो पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कभी कभी जिस सब्जेक्ट के सर ने टीचर ने आपको नहीं दी है तो उसकी खुद बना लिया, आप दी है तो वही यूज कर लेना। EISM रॉक से हो जाएगा, चार्ट बुक दी है, एग्जामिनेशन के पहले दिन का डेटा रेडी है, FMA को डेटा रेडी है, वो भी रेडी है, वहाँ पे YouTube के लेक्चर्स भी रेडी है, रिवीजन कहाँ से करना है पता है, आखिरी तम तक का पता है क्या करना है, ठीक है ना। और जो मैं लॉ पढ़ाता हूँ, मैं जो लॉ पढ़ाता हूँ, जितने सेक्शन और अंकिता भी पढ़ाती है, उसकी भी चार्ट बुक रेडी है। अगर लॉ आपने नहीं बनाया होगा खुद से तो आपने टेलीग्राम चैनल पे जाना है, लॉ के चार्ट्स फोकट में डाउनलोड करना है। लॉ के समरी बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अगर आपकी बनाने की इच्छा तो बना सकते हैं, पर ऐसा लगता है ना कि समरी नोट भी चाहिए, बनाए भी नहीं है, तो रेडीमेड जो है उपलब्ध है वो क्लिक करें, डाउनलोड करें। ऐसा लगता है खरीदना है तो वो वेबसाइट पे खरीदने की ऑप्शन है, पर अगर ऑप्शन थेरी अगर आपको चार्ट से समझ ही रहा क्या बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी से, तो फिर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
कोई बात नहीं, तो ऑलरेडी टेलीग्राम पर है, वो दिया हुआ है। ये हो गई इसकी बात है। इतना सब कुछ कंप्लीट करना है और दिन है हमारे पास में हर सब्जेक्ट के लिए 9, मतलब 9 डेज है और उसमें इतना कंप्लीट करना चाहिए। 1 रीडिंग, 3 रिवीजन, आरटीपी, लास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, समरी नोट्स, इतनी बड़ी दुनिया है और दिन सिर्फ 9 है। तो अब अपने ऊपर है ना, अपने को कैसे करना। तो ये अपने को ये क्लियरिटी है कि अपने घर जाने में करना क्या है। करना है तो 9 डेज है। सर एक सब्जेक्ट को पढ़ने कितना टाइम लग जाएगा? बच्चा पहली बार तो 3-4 दिन तो आराम से लगेंगे। अगर अब उसमें 2-3 टाइप के लोग होते हैं, वो क्या पढ़ रहे, कैसा पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, कैसा पढ़ रहे, मतलब वो एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ता है या 3-4 सब्जेक्ट साथ में लेके चलता है। वो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, है ना। वो तो फिर आप बोलेंगे सर एक सब्जेक्ट को कितने दिन लगते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं बोल सकते। अगर एक को ही लेके बैठेंगे तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर 2-3-4 सब्जेक्ट डील करेंगे तो उतना टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है। अभी देखेंगे हमारे पास आवर्स कितने हैं। आवर्स एक दिन में कितने घंटे पढ़ लेंगे आप? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 12, 15, 14। हम आपको स्टैंडर्ड बताएंगे, एक्चुअल आप वेरिएंसेस निकाल लें। आपके 8 घंटे 16 घंटे उससे अच्छा ही का है। स्टैंडर्ड है 14 to 15। तो 14 आवर्स का लेवल कैच करते वो स्टैंडर्ड है। अगर जिस बंदे को इस अटेम्प्ट में शॉर्ट पास होना है, जितने दिन बचे हैं और जितना सिलेबस है, अगर कोई लग के बंदा 14-15 घंटे रोज पढ़ लेगा और ये आने वाले दिन कितने 70 डेज पढ़ लेगा, तो हमें लगता है आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 14 घंटे रोज लग के पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं। कभी एक दिन 8 घंटे पढ़ ले, कभी 16 घंटे पढ़ ले। कंसिस्टेंसी ऐसा होता है। सर आज हुई नहीं पढ़ाई, 0, आज बहुत हो गई सर। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें रोज 13-14 घंटे चाहिए। हुई नहीं हुई मतलब क्या? वी वॉन्ट कंसिस्टेंसी थ्रू आउट। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल की बात नहीं हो रही, मेंटली भी आपका दिमाग साउंड होना चाहिए। अगर आप कहेंगे सर हमें पास होना है तो कितने घंटे पढ़ना है, तो हमारा जवाब है 14 आवर्स। उससे कम पढ़ रहे हैं मतलब यू आर टेकिंग बिग रिस्क, बिकॉज जितना समय बचा हुआ और जितना पढ़ना है उसमें बहुत बड़ा गैप है। 14 आवर्स लग के पढ़ेंगे तो अभी है, मुमकिन है, आसान है। कैसे हो सकता है बताएंगे आप? क्योंकि आपका ग्रुप 2 जो है ना वो काफी हद से हो चुका है, तो इसीलिए आपके लिए मुमकिन है। आपके रिवीजन ग्रुप 2 की बहुत हो, इसलिए मुमकिन है। और कोई बंदा फ्रेश रेडी पढ़ रहा होगा ना, उसके लिए बहुत ही चैलेंज है। आपके लिए स्क्रैच से नहीं पढ़ना। जो रिवीजन करने वाला काम है ना, आपके लिए ना फर्स्ट रीडिंग टाइम लगेगा ना इतना रिवीजन का टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छे से हो चुकी है। कुछ चैप्टर तो सिर्फ ऐसे से करना खत्म हो जाएंगे आपके लिए, और पर ग्रुप 1 में आपको टाइम लगेगा, है ना। अभी इसीलिए अगर नंबर ऑफ आवर्स की बात करें तो 14। उसके बाद में आप कुछ मुझसे और सवाल पूछेंगे तो मैं आपको कुछ जवाब देता हूं। मेरे कुछ सवाल जो जनरली लोग पूछते हैं, सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग? तो जवाब है कम से कम 3, बाकी तो कितना भी पढ़ सकते, 4 पढ़ सकते, 5 पढ़ सकते। 14 घंटे तो हम कहते हैं 3-4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 3-3.5 घंटा तो बहुत हो जाएगा। उसमें भी हम आपको ये कह रहे हैं सवेरे 4 बजे से लेकर आपने 8 बजे तक सिर्फ ग्रुप 2 का पढ़ाई करना, 4 से 9 साढ़े 9 तक। क्यों सर? सर हम लोग 4 बजे तो उठते ही नहीं, हम तो रात में ही पढ़ते हैं। हमारे लिए कुछ बोलेंगे? जब भी उठ रहे हैं वहां से 4 से 5 घंटे आपको सिर्फ ग्रुप 2 पढ़ना है। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? यही कॉन्सेप्ट आपको पास करवाएगा। मैंने कुछ लोगों से पूछा आपका प्लान क्या है? वो बोले सर काम करेंगे। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले सर घर जाएंगे। बोले अच्छा फिर क्या करेंगे? बोले सर अभी ग्रुप 1 पढ़ेंगे। मैंने क्यों पढ़ेंगे? बोले सर बहुत दिन से ग्रुप 1 की पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा अच्छा। बोले सर ग्रुप 2? बोले तो अभी तो हो गया सर, अब उसका वो तो बाद में करेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कब तक ग्रुप 1 खत्म होंगे? बोले सर 45 डेज। मैंने कहा अच्छा 50 डेज तक तो तेरा ग्रुप 1 चलेगा। मैंने कहा अच्छा, मतलब बहुत आगे जाएंगे। मैंने कहा 50 दिन तो बोले ग्रुप 1 करें। बोले हाँ सर। बोले बाकी 20 दिन? बोले ग्रुप 2 कर लूंगा। मैं बोला ग्रुप 2 तेरा तब तक इतना नीचे जा चुका होगा ना, देखो दुनिया की कोई ताकत 20 दिन में तेरा करवाएगी नहीं। तुझे क्या लग रहा है तेरा दिमाग है क्या हार्ड डिस्क है? तेरे दिमाग में हार्ड डिस्क है, तेरे दिमाग में रैम है जो वोलाटाइल है। जो वोलाटाइल है, जो बार बार जिसका डेटा जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों
इस तरह का प्लानिंग करना, ये बिल्कुल हार का पूरा प्रयास कर रहे हैं आप। आपको जिसको भी पास होना, मतलब कितने लोग पास होना चाहते हैं यहाँ? ये सारे लोग जितने पास, हम लोग जो कह रहे हैं ध्यान से सुने, हम आपको बहुत दिल से अपना एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। हमने जितना एक्सपीरियंस किया है वही आपको एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। आपके साथ में कुछ गलत नहीं होगा, हमें फॉलो करिए। आपको घर जाना है, घर जाने के बाद ग्रुप 2 को ना छोड़े, वरना ग्रुप 2 आपको छोड़ देगा। आपने ग्रुप 2 को 2.5 महीने में इस स्क्रैच से यहां लाया हुआ है, इतने ऊपर आया है वो, अब आपने यहां लाया, इसको नीचे लाने का काम भी आप ही कर रहे हो, आप उसको नीचे ला रहे हो। इसलिए हमारा ही आपसे कहना है, आप यहां पे लाए, उसको यहीं रखे, एग्जाम तक वहां पे ले जाओ, छोड़ दे उसको। उसको नीचे लाके ऊपर लाएंगे ना बहुत प्रॉब्लम होगी। अब उसको ऊपर ही रहने दे, ऊपर ऊपर ऊपर, एग्जामिनेशन खत्म, छोड़ दिया। अब उसको नीचे गिरा के ऊपर लाने में कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप फेल हो जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रुप 2 में पास होना अनिवार्य, क्योंकि ग्रुप 1 के पता नहीं क्या हो सकता है। इस अटेम्प्ट में अगर मान लो खराब से खराब स्थिति में भी, सर व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एटलीस्ट ग्रुप 2 होना चाहिए। ग्रुप 2 शुड गेट द प्राइम इंपॉर्टेंस। वजह जानते हो? देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द क्लासेस एंड ग्रुप 2 एग्जामिनेशन। ग्रुप 1 की क्लासेस बहुत पहले हुई थी, ना जाने उसके साथ में क्या क्या हुआ है। अभी तो कुछ लोगों को तो चैप्टर का इंडेक्स भी याद नहीं है। सर कौन सा बच्चा ये बोल रहा है कॉस्टिंग में है कि किस में है ये चैप्टर? दोस्तों ये जो हुआ है हम जानते हैं, आपने हादसा किया ग्रुप 1 के साथ में, और हादसा नहीं भी किया तो टाइम गैप हो गया। पर आप सभी लोग मानते नहीं ग्रुप 2 की पढ़ाई ग्रुप 1 से अच्छी हुई। आपका मेमोरी, आपका सारी बातें ग्रुप 2 में एक तो हमने जिस ढंग से पढ़ा है वो बेस्ट है। रिवीजन हुआ, रीडिंग हुआ, रिवीजन हुआ, रीडिंग हुआ, शॉर्ट, सब सारी चीजें समराइज्ड है। ग्रुप 2 की लाइनें बहुत क्लियर है कि एग्जैक्टली करना क्या है। कल आप घर जाओगे तो आपको टेंशन नहीं, ग्रुप 2 का टेंशन, सिर्फ ग्रुप 2 में टाइम डालना, टेंशन नहीं है। कोई ये नहीं बोलता ग्रुप 2 फेल करा है, कोई बोलता ग्रुप 2 को सिर्फ अगर मुझे करना तो सिर्फ आपको वो मेंटेन करना है बस। इसलिए ग्रुप 2 के बारे में हम आपको कह रहे हैं, रोज यदि आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम आपसे सिर्फ 5 से 6 घंटे ग्रुप 2 के लिए चाहते हैं, और बच्चा 8 से 9 घंटा आप किसके लिए देंगे? सर ग्रुप 1 को ज्यादा क्यों और ग्रुप 2 को कम क्यों? ग्रुप 2 अभी आपके पास आया है, यहाँ पे छोड़ना नहीं, उसको यहीं रखना, उसको रोज आगे ले जाना, थोड़ा 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 आगे, थोड़ा थोड़ा आगे ले जाओ। अगर आपने उसको छोड़ा, ग्रुप 1 की पढ़ाई की, कुछ लोगों के दिमाग में लग रहा है, उनके दिमाग में जब वो ग्रुप 2 पढ़ता है ना, उसके दिमाग में ग्रुप 1 की यादें आती है। मैंने हौले लोगों की कमी देखी नहीं, संसार में बहुत लोग हैं, वो क्या करता है उसका मानने की मानता नहीं, वो क्या करता है मालूम, रोज ग्रुप 2 की पढ़ाई करता है, उसको ग्रुप 1 उसके दिमाग में आता है। ये चंचल लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। आपको 4-5 घंटे ग्रुप 2 को पढ़ना है, ये मानते हो कि मुझे कम से कम इस अटेम्प्ट में ग्रुप 2 तो पास होना ही है। खराब प्लानिंग मत करना। बहुत हमने मेहनत की ग्रुप 2 में, वो किसी भी दिन धाप से नीचे 0 आ जाएगा। यकीन मानिए 40 दिन बाद अगर आप ग्रुप 2 उठाएंगे तो आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का स्कोर एक जैसा दिखेगा। आप बोलेंगे अच्छा इतना रिवीजन किया था एक जमाने में, कहाँ गए? इसलिए जितने भी लोग पास होना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं, इस अटेम्प्ट में कोई भी हालात में हमारी एक्सपेक्टेशन है एक ग्रुप तो क्लियर होना चाहिए, और ग्रुप 2 के दावेदार आप ज्यादा हो, और ग्रुप 2 जैसे क्लियर हो जाएंगे भले ग्रुप 1 आपकी आर्टिकलशिप चालू हो जाना चाहिए, यानी कि टाइम लॉस नहीं चाहिए। बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल। दोनों ग्रुप पास होना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव, देयर इज नो डाउट। पर कम से कम हालात में, कम से कम इस होता ना कैपिटल बिल्डिंग में रिस्क एनालिसिस करते हुए, कम से कम क्या होना चाहिए? एक ग्रुप तो निकलना ही चाहिए। मिनिमम व्हाट डू एक्सपेक्ट, एक ग्रुप तो ये निकल गया ना, अंडरस्टैंड करो आपका फाइनल का अटेम्प्ट डिले नहीं होगा। पर यहां पे कुछ लोग हैं जो दोनों को बराबरी से पढ़ेंगे और दोनों भी फेल हो जाएंगे। सर मतलब ऐसा भी होता है, बहुत होता है ये बात कॉमन है। 400 कितना स्कोर चाहिए आपको? 400 चाहिए, 37 इधर आता 142, 178, 189 ऐसा स्कोर आएगा, 170 से 180 के बीच में, इधर आएगा 185 से 195 के बीच में, 2 भी का कुत्ता हो गया ये तो। ये नीतिमत्ता ठीक नहीं। हमने हमेशा से कहा है एक ग्रुप के ऊपर आपका इतना कॉन्फिडेंस जोरक होना चाहिए, कम वॉट में आई से अगर लटक भी जाए ना इसके पीछे
तो हमें फेल नहीं होगा। इतना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना, वो भी एग्जामिनेशन के जाने से पहले। यू शुड फील सो कॉन्फिडेंट। फिर उसके लिए अगर आपको लगता है कि नहीं सर 5-6 घंटे मेरा ग्रुप डिनर, कोई बात नहीं, गिव 7 आवर्स, पर यू शुड हैव 100% कॉन्फिडेंस कि इस टाइम में ग्रुप 2 साला ठोक देंगे। वो आना चाहिए अंदर से। और इस सट्टे में अगर ग्रुप 2 है ना तो निराशा नहीं होना। सिर्फ मान लो गलती से सिर्फ ग्रुप 2 भी हो गया ना, हमें तो ये लग रहा है ग्रुप 2 का स्कोर 240, ग्रुप 1 160, 400 पास। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि डरो नहीं, ग्रुप 2 आपकी ग्रुप 1 की नहीं आप पार करवा देगा। बिकॉज ग्रुप 2 में जो सब्जेक्ट का आपका लेवल है ना, वो आप जानते हो आपका लेवल अप है। तो अब उसमें एग्जामिशन लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने आईसीए के पेपर देखे हैं, वैसा बहुत नहीं कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आना, पता नहीं क्या, कुछ नहीं। इसमें अगर हम देख लेंगे ना तो पॉसिबिलिटी 250 आराम से आते हैं। और यही ग्रुप 2 आपको ग्रुप 1 पास करवाएगा। ये मेरा आपसे आज ये लिखा हुआ कमिटमेंट है। ग्रुप 2 का स्कोर आपको ग्रुप 1 पास करा के, ये आपको पता ही नहीं। आपको लग रहा है ग्रुप 1 का इंडिविजुअल स्कोर मार्किंग जरूरी नहीं है, उधर 175 लाइए, इधर 225 चाहिए, खत्म हो गया गेम। इसलिए ग्रुप 2 की प्रायोरिटी ज्यादा। ऐसा नहीं कि मैं ग्रुप 2 में पढ़ा, आप खुद अपने आप से पूछिए आपका स्ट्रेंथ किस में है। मैं छोड़ दो, मैं तो आज हूं, कल नहीं आपकी जिंदगी। कल आप अपने आप से पूछिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, आपको अंदर से जवाब आएगा ग्रुप 2। तो रुकना चिंटे, ग्रुप 2 तो आपको देना ही है, और ग्रुप 2 देना ही नहीं, पास करना है। समझे आप? सर इसके लिए कितने टेस्ट जरूरी है? कम से कम कह रहे 2 टेस्ट तो लिखना चाहिए हर पेपर की। सर कौन देगा? हम देंगे। सर कहां पे आएंगे टेस्ट? हम आपको टेलीग्राम पे 2 टेस्ट देंगे अलॉन्ग विद आंसर शीट, सजेस्टेड आंसर्स। आपको पर वो पेपर कैसे देना है, उस माहौल पे एज इफ आप रिहर्सल कर रहे हो। टाइम होना चाहिए 2 से 5 का, और टाइम भी उतना ही लेना चाहिए कि जैसे कि 2 पेपर के बीच में होता है। हम ऐसा नहीं कि 6 दिन पढ़ाई लेट के पढ़ के आपने एग्जाम, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि मानो जैसे कि पेपर का फील हुआ। तो पेपर होगा आपका लगभग, जब भी होगा उसके 20-25 दिनों के पहले आप ऐसा रिहर्सल अपने आप से कर रहे हो, जिसमें आपने ज़्यादा नहीं, 4 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन का टाइम लिया हो। जैसे कि शाम को 5 बजे से चालू किया हो पढ़ाई, पूरा वैसे जैसे कि आपका एक 7th पेपर है आपका EIS-SM, 8th पेपर है FME को, बाकी सब सब्जेक्ट का भी ऐसा करना चाहिए। पर मैं 2 सब्जेक्ट के पेपर जरूर आपको डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे। 2 पेपर FM के, आप मेरे पास आज भी रेडी, आप बोलेंगे तो अभी डाल दूंगा, पर उसके आंसर शीट देखना मत, मैं सजेस्टेड के साथ उसके आंसर डाल रहा हूँ। पर आप जब अपने आप से ईमानदारी बरताएं और आपको इतना करना है कि मुझे 2 पेपर लिखना है, बाहर जाके मार्केट में 500-500 रुपए के टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है। 2 पेपर के 1000 रुपए चेप लेंगे आपसे, लगाओ मत। 1000 रुपए इसके ले लेंगे, 1000 उसके ले लेंगे। पेपर कौन चेक करता है? आम जनता करती है। सिर्फ टेस्ट सीरीज का बैनर में एक्सपर्टीज लोग चेक करेंगे, कोई कुछ नहीं चेक करता। हम जानते हैं ये जितना भी टेस्ट सीरीज का जो है ना धंधा लेके बैठे हैं लोग, वो एक्चुअल ग्राउंड रिजर्व पे उसके पेपर कोई और ही चेक करता है। तो आप उनके ऊपर भरोसा मत करिए, अपने आप के ऊपर करिए। ये सजेस्टेड आंसर है, ये आपका आंसर है। और वैसे भी आजकल EIS में 30 मार्क का MCQ है, उसमें दुनिया का कोई भी आदमी आपको तो आपका चेकिंग तो आराम से करते आएगा, अंडरस्टैंड करिए। और FME को मैं तो पूरा प्रैक्टिकल ही है, तो पेपर 4 में डालूंगा, वो 4 पेपर आपको वहां से सॉल्व करना है, 2 पेपर सॉल्व करना। तो हम लोग, हमारा ग्रुप 1 की अगर टेस्ट नहीं दी तो चलेगा, ग्रुप 2 की देना, बिकॉज ग्रुप 2 को निशाना बना है पास होना है। ग्रुप 2 में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज है, ग्रुप 2 के RTP करेंगे, ग्रुप 2 के पास एग्जामिनेशन करेंगे। ग्रुप 2 में जरा सा कॉम्प्रोमाइज है कि ग्रुप 2 हमें ग्रुप 2 नहीं पास करवाएगा, ग्रुप 1 करवाएगा। ये दिमाग में डालिए आपके। और मिनिमम हमें ग्रुप 2 चाहिए। आपकी आर्टिकलशिप हम लगवा देंगे। आर्टिकलशिप एक ग्रुप पे नहीं लगता, ऐसे वही लोगों की गलत फहमी होती है। एक ग्रुप पे नहीं लगता, हम जानते हैं। एक ग्रुप पे लगती है, लोग लेते हैं। आर्टिकल्स की कमी है मार्केट में, ज्यादा नहीं, आर्टिकल्स शॉर्टेज चल रहा है। मुझे मेरे आए दिन हर दोस्त बोलते हैं यार कोई पास हो तो भेज उसको। वो टेंशन ना लेना, आपकी आर्टिकल हम लगवा देंगे। आपको ये टेंशन है क्या? और सर आर्टिकल क्या? अरे भाई हो जाएगा मेरे दोस्त। पर ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों दिए दोनों फेल हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। सर दोनों देना है कि एक देना? दोनों देना है, पर एक पे पकड़ आपकी ज्यादा होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों नहीं देना, हम बोल रहे दोनों दो, दोनों पास होना चाहिए। तो इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है? दोनों पास होने का ही टारगेट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गवारा नहीं है कि ये भी फेल वो भी फेल। ये तो बिल्कुल फिर यू आर लूजिंग योरसेल्फ, राइट? यू लॉस्ट 6 months ऑफ योर लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वो 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? यहाँ तक बातें क्लियर है? अब आगे आगे कुछ और ज्ञान की बातें हम आपको कहना चाह रहे हैं। सर, पढ़ाई के बीच में जब हम लोग पढ़ेंगे तो कितना टाइम गैप ले? मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो बहुत बोर हो गया, तो हम लोग ब्रेक ही इतना बड़ा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ब्रेक, 2 ब्रेक में जब थोड़ा सा टाइम मिलता है हम पढ़ लेते हैं। वो ब्रेक नहीं, ब्रेका हो जाता सर वो जब ब्रेक लेता ना तो समझता ही नहीं वो इतने, और जब हम लोग पढ़ाई करते टाइम स्लो हो जाता है, ब्रेक में उड़ता है वो। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं ब्रेक को ब्रेक तरह समझे। 1.5 घंटे से जितना साइंटिफिकली हम जानते हैं, हर 90 मिनट्स के बाद में या 100 मिनट्स के बाद में आपने पढ़ाई से 5 से 7 मिनट को अपने आप को बाजू रखना चाहिए टू गेट मोर एफिशिएंसी इन नेक्स्ट सेशन। अगर कुछ लोग दीवानगी सवार होती है, एट अ स्टेज 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, हम उनके दीवानगी को सलाम करते हैं, ऐसी दीवानगी होना चाहिए। बट वास्तविक जीवन में एट अ स्टेज इतना पढ़ेंगे ना, इट अफेक्ट्स योर ब्रेन, और वो कोई भी बात थक जाएंगे तो हार जाएंगे। ब्रेन को थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। पढ़ाई को छोड़कर 5-7 मिनट यू लिसन टू म्यूजिक, यू वॉच मूवीज, यू वॉच टीवी, यू टॉक टू योर मॉम, कुछ भी चलेगा। आप समझे नहीं हम जो कह रहे हैं? हमारी बातों का आपने गलत मतलब लिया है। 5 मिनट में मूवी तो 3 घंटे की मूवी देख लेंगे फिर। अरे मूवी का एक आधा डायलॉग देख लिया, मेरा कहने का मतलब और कुछ नहीं था। आपकी वाहियात बातें बंद करेंगे, हमारी बातें इस क्लास में नहीं का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बातें कोई सुनता ही नहीं। हम आपके लिए बात करें, आप देखो क्या बात। ये यहाँ से बात शुरुआत हुई, इनको रोको। हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि उतने टाइम गैप के बीच में आपने 5 मिनट 7 मिनट का गैप लेना चाहिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। और उसके बाद में जब भी रोज पढ़ाई करते हैं तो दिन जब खत्म होता है तो कहीं लिख के रखें कि आज हमने पढ़ाई कितनी की है, ताकि आपका ट्रैक रहे। कई लोग सिर्फ पढ़ते दे डू नॉट हैव एनी ट्रैक। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहता है इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। हर चैप्टर में देखा है, आप सवेरे प्लान बनाते हो 7 बजे, दिन भर इंप्लीमेंट करते हो, 11 बजे इवैल्यूएट कर लेना जरूरी है कि आज हमने क्या पढ़ा। जैसा मैंने सोचा था, कभी कभी इतना बड़ा उसमें डिफरेंस लगता है, फिर बाद में अक्ल आती है कि नेक्स्ट डे मुझे बहुत स्पीड से पढ़ना है। और आपको ये समझना होगा जो मैं कह रहा हूं, आपको हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम मिला है? 8 से 9 दिन मिले। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक सब्जेक्ट के लिए रीडिंग को कितने दिन लगना चाहिए? 2 से 3। रिविजन को इतना टाइम लगना चाहिए। तो आपका वो टाइम भूलना नहीं चाहिए। एक बात होती है, लोग बहुत गहराई में पढ़ रहे हैं पर टाइम भूल जाते हैं, और कुछ लोग इतना फास्ट पढ़ते हैं गहराई नहीं मिलती है। आपको दोनों को साथ में लेके चलना है, गहराई भी आए, टाइम भी ज्यादा ना कटे। ये दोनों को साथ में लेंगे ना तो आगे जाएगा। बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, एकदम लेट के आराम से पढ़ रहे हैं, फेल हो जाएगा, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी बात, इतना फास्ट पढ़ रहा है कि समझ रहे नहीं। हमें दोनों से क्वालिटी चाहिए, पर उसमें टाइम भी खत्म होना चाहिए, उतना ही टाइम लगना चाहिए। आगे एक बात कहेंगे। अरे आप बातें मत करो, आपके लिए बात चल रही है। हम आपसे कुछ कह रहे हैं। सर, थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते थे आप अकेले में? थ्योरी सब्जेक्ट जाने के बाद में आपको क्या करना है, कोई भी आप घर पे जाएंगे थ्योरी पढ़ेंगे। मैंने देखा है कई लोगों को बहुत कंफर्टेबल माहौल में थ्योरी पढ़ना पसंद है, यानी कि वो आराम से कॉट पे बैठ कर और बिल्कुल ऐसे उसका बैग, हमेशा हर आदमी का बैग बहुत पेन करता है, उसका भी करता होगा, तो उसको टेक के चाहिए ऐसा आराम से। और कुछ लोगों को पूरा बॉडी टेक के चाहिए ऐसा लेट के। आप सही कह रहे हैं। उसको अपने आप को जितना वो कंफर्टेबल सिचुएशन में लेके जाता है, और वो उसको समझ नहीं आता कि कब उसके हाथ में हादसा हो गया। इसीलिए कभी भी पढ़ाई करते समय अपने आप को फेवरेबल नहीं, एडवर्स हालात में बिठाओ। जैसे कि स्टेयरकेस, कभी नींद आ ही नहीं सकती, चुपता है इधर, स्टेयरकेस पे बैठो, ये से चुपता है वो। दूसरी बात, कभी भी कंफर्टेबल नहीं, आप यू विल वॉक अराउंड एंड यू स्टडी, घूम घूम के पढ़ने का। आप यू आर वॉकिंग अराउंड, यू आर होल्डिंग द बुक, आप चल रहे हो ऐसे, आप फिर रहे हो ऐसे। और स्पेशली उन जगहों पे पढ़ाई को बैठते हैं जिन जगहों पे बहुत हवा आती है,
और हमेशा नॉर्थ को फेस करके हमने बैठना चाहिए, क्योंकि वहां से एनर्जी जनरेट होती है। अगर आप साउथ में फेस करते हो तो आपको बहुत जल्दी से पढ़ाई से मन उठ जाता है, ऐसा तो बस भाई बोर हो रहा है, आज बोर होता है, बोर। वो क्यों होता है हम क्या? बिकॉज आप दिशा में मुंह करके बैठो ना, वो दिशा ही बेकार है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि मैं वास्तु को मानता हूं, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। हवा का जो फ्लो है ना, वो ऐसा मुंह पर आना चाहिए। तो व्हेन यू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, आपको हवा लगती है तो आपको नींद नहीं आएगी कभी। ये छोटी छोटी बातें बट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस। आप कभी सारी चीजों को फॉलो करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाई करते हो। सर अगर मान लो ऐसा हुआ हम लोग थ्योरी पढ़ रहे तो कैसे करना चाहिए, आपने एक पेज पढ़ा तो क्या करोगे उसके बाद में? वो पेज को बंद करने का और रिकॉल करने का और लिखने का, तब जाके हम मानेंगे आपका वो पढ़ना हुआ है। मैं जानता हूं आपको अब जाने के बाद में ऐसा फील होगा कि चलो फटाफट सब खत्म करना है। यू विल नॉट मेक एनी नोट्स, यू विल नॉट राइट इट डाउन, यू विल नॉट रिकॉल। जो लोग ऐसा करने, कुछ लोग क्या है मैं आपको बताता हूँ, घर पे जाएंगे उनको बहुत टेंशन आएगा, ये बाकी है, वो बाकी है, वो बाकी है, सारा दुनिया का सब्जेक्ट टेंशन पे ले लेंगे। और वो क्या करेगा मालूम क्या? फटाफट फटा और दिन भर में वो बहुत सारी चीजें पढ़ लेगा। वो आज कितने पेज पढ़ा? 150 पेज ठोक दिए। अच्छा बेटा तूने वो क्या पढ़ा था वो पेज पे? वो नहीं याद आ रहा, पर बेटा मैंने पढ़ लिया। सर वो क्या पढ़ा था? वो पढ़ लिया था पर याद नहीं आ रहा। एक बात याद करेंगे, एक सूचना दे रहे हैं आपको, 100% सिलेबस नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। 90 नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। 85 करेंगे, प्रॉब्लम नहीं। पर जितना करेंगे ना, माँ कसम, उसमें का जो भी पूछा ना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो याद आना चाहिए। हाउलो जैसे पढ़ाई मत करो, पूरा करने के चक्कर में एक भी ढंग का नहीं है, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना गलत बात है। आपको लगता है ना कुछ चैप्टर्स आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ दो उसको ऑप्शन में। वैसे भी एग्जामिनेशन में 116 मार्क्स का पेपर आता है, तो सोचो वो भी ऑप्शन में वैसे भी, पर जो फिर बाकी जो बचा हुआ है ना, उसके ऊपर आपका होल्ड होना चाहिए। मैंने देखा है कई लोग सारा सब्जेक्ट सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में एक भी ढंग का नहीं करते, और वो क्या कहते, दे डू नॉट रिवाइज, जस्ट नो गो ऑन रीडिंग मत करिए, रिवाइज करिए। रीडिंग मत करिए, रिवाइज करिए। और जो मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुआ था, समझा ही नहीं मैं फेल कैसे हुआ। ये सारी चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया था। 3rd अटेम्प्ट में क्या पास हुआ। पास और फेल के बीच में ज्यादा कुछ नहीं, इतने ही कॉन्सेप्ट है बस। क्लास तो इंडिया का हर कोई बच्चा करता है, तो सारे बच्चे तो एक लेवल पे है, फिर उसमें से कुछ बच्चे पास कैसे हो रहे हैं? क्लास नहीं कर रहा, ये बहुत कम क्वेश्चन। आई मीन पूरे इंडिया में 5% आबादी जो क्लास नहीं कर रही है, 95% तो कर रहे हैं, पर 95% बच्चे पास होते क्या? नहीं होते। पास सिर्फ 15 से 20% होते, यानी कि 75% बच्चे फेल कैसे हो जाते हैं? वो ये नहीं करते जो हम कह रहे हैं, ना उसको रीडिंग का डिफरेंस समझता है, ना रिविजन। एक चीज होती है जो बहुत सवार होता है, घर पे जाऊंगा हौलो जैसा पढ़ाई करूंगा, पर पढ़ाई करते करते देखो होश में ही जोश अच्छा लगता है। जोश है, होश नहीं। अपने को पता होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं ना, तो मैंने उसका रिकॉल भी किया, मेरा जो पढ़ रहा हूं ब्रेन में घुसा है। अगर कोई मुझे पूछता है ना तो आज क्या पढ़ता, आई शुड बी एबल टू आंसर व्हाट इज आस्किंग मी। अदरवाइज सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लिया पूरा एक रीडिंग होगा, 20 दिन से पढ़ रहे हैं, और फिर कोई पूछता है बता रहे क्या हुआ, वो नहीं आता, अभी तो एक ही बार पढ़ा ना मैंने। अबे पागल, एक बार पढ़ दो, कितने बार पढ़ेगा? तो अभी 70 दिन तो है पास। एक बार पढ़ने के बाद भी आपका लेवल ये होना चाहिए कि यू शुड बी थरो विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। और कुछ लोग होते हैं अगली बार देख लूंगा, अगली बार आता नहीं, देयर इज नेवर नेक्स्ट टाइम। अब कुछ लोग होते ना, ये छोड़ दूंगा, ये चैप्टर का इतना कॉन्सेप्ट मुझे, जो चैप्टर आपने डिसाइड किया ना, उस चैप्टर का जब तक वो खत्म नहीं होता आगे नहीं बढ़ेंगे। उसका पूरा नॉलेज आना चाहिए। समझ आ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना। और मेक श्योर कि आप मॉर्निंग के टाइम पे जब भी आप उठ रहे हो वहां से, आप उस ग्रुप 2 को टाइम दे रहे हो। एक बात सुन लेना, और कुछ लोग कहते हैं सर मॉर्निंग में पढ़े, शाम में पढ़े। एडवाइजेबल मॉर्निंग का है, पर कुछ लोगों का दिमाग मॉर्निंग में चलता ही नहीं, बिकॉज आँख खुलती ही नहीं। कितने लोग हैं जो रात में ही पढ़ाई करना जानते हैं? रात में बहुत मजा आती है, माहौल बनता है।
अरे भाई सुनो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बंद करोगे जो मैं बोल रहा हूँ? भाई ये मैं जो बोल रहा हूँ आपके काम का है क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनिए। आपको अगर मॉर्निंग टाइम में नहीं जम रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको जमता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पर कभी भी व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पढ़ाई डायरेक्टली मत चालू करो। 15 से 20 मिनट टाइम वेस्ट करेंगे, गानों में कुछ भी और करेंगे। पर उठने के डायरेक्टली बाद 15 से 20 मिनट अगर आपने किताब को टच किया तो पढ़ाई नहीं, हादसा होगा आपके साथ। आप कब ऊपर जाएंगे आपको भी नहीं समझेगा। और सीधा 8 बजे तक। और कुछ लोग रात में इसलिए जल्दी सोते हैं ना, रात में पढ़ाई हुई। हर रोज यही होता है, टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट। और ये नींद इतनी वाहियात चीज है। लड़कों को तो भी कम नींद आती है। लड़कियां इतना सो सकती है, हम आपको कह देना अगर इस लड़की के 15 घंटे सो तो सो जाएगी आराम से। कोई लड़की को लगता है कि मेरे संसार में जो सुख है ना, सुख पाजी ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। आप बुरा मत मानिए नींद के बारे में जब बोलता हूं। आपने कभी ये देखा है कि क्या हो रहा है, ये नहीं देखा क्यों हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे कि वो नींद आ रही क्यों, बिकॉज आपने माहौल बनाया वैसे। सो नींद का भी माहौल बनता है, आप ही बना रहे हो। हम आपको कहते हैं नींद आती क्यों। नींद का और खाने का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज कभी देखना, कभी जब भी आप खाना खाते हैं ना, उसके बाद में 45 मिनट्स के अंदर वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। उसके बाद में वो बॉडी में अपनी जगह बना लेता है और वो पूरा आंखों पे आता है और यू फील लाइक स्लीपिंग मोर। इसीलिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, और देखो सोना है ना 6 घंटे से एक वन गो में सोने का। अच्छा हॉलीडे से सोने का इंस्टॉलमेंट में ऐसा दादा वो ढंग से पढ़ता है ना सोता है, उठता सोता उठता। अरे क्या कर रहा बे तू, एक तो सो जा ना पढ़ ले हौले। ये जितने भी लोग इंस्टॉलमेंट में सोते हैं ना ये ढंग से सो रहे, ये क्या होता है उनके 2-4 घंटे वेस्ट होते इसमें। मतलब एक तो सोने का सेटिस्फेक्शन भी नहीं और पढ़ने का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। और जो पढ़ा भी है ना वो याद भी नहीं आता क्या पढ़ा, क्योंकि वो पता नहीं है। ऐसा लगता है अरे यार वो पढ़कर भी ऐसा लगता पढ़ाई नहीं है। इसीलिए अभी आने वाले दिनों में एक चीज जिसका नाम है पंक्चुअलिटी। इतने बजे खाना है, उतने बजे खाना है, उतने बजे सोना। अगर अपने बॉडी को कैसा है ना आदत हो चुकी है, आप उसको आदत को मत तोड़िए। इसको एक 5-6 दिन रिदम में आने लगते हैं। बस उस रिदम में वो समा गया ना तो उसके बाद में वो रूटीन हो जाएगा। आप उसको एकदम डायरेक्टली आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते उसके साथ में। मैं आपको समझाता हूँ कौन सी 2-3 चीजें नहीं करना चाहिए। पंक्चुअलिटी करना चाहिए, कब उठना है, कब उसका टाइम टेबल होना चाहिए। 6 घंटे से कम मत सोइए, बिकॉज आप कब सोएंगे 5 घंटे वगैरह एग्जामिनेशन के फर्स्ट डे 8-10 दिन, तब 5 घंटे 4 घंटे अलग बात है। अभी तो 6 घंटे की नींद होना चाहिए। उसके बाद में 6 घंटे से ज़्यादा सो रहे तो टाइम वेस्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 6 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो आपकी बॉडी में कुछ अलग से ग्रोथ हो जाएंगी, कुछ आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा। ये आपका कुछ नहीं होता है। और आपको लगता है, कुछ लोग लगता है सर जैसे नहीं कि मैं 8 घंटे तक नहीं सोता ना मेरे को कुछ होता है। आप नहीं जानते मेरी बॉडी में ऐसी गर्म हवा निकलती। हाँ आपका बॉडी कुछ लोग बोलते ना बॉडी टेम्परेचर मेरा हाई होता अगर मैं कम सोता होता, सर दुखता है। ये क्या है, इनके मन का वो एक वहम है। ये आदत है जो छुड़ाना होगी। 6 घंटे से ज़्यादा इंसान की बॉडी को आवश्यकता है नहीं। 6 घंटे सोएंगे। आने वाले 70 डेज में अगर 2-2 घंटे अगर आपने एक्स्ट्रा सो लिया ना तो आपका 150 घंटा होएगा। और 150 घंटे में अपना ग्रुप 1 एक बार रिवाइज हो जाएगा। सोने को अंडर एस्टिमेट मत करिए, वो सोना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा लॉस है वो। इसलिए 6 घंटे दैट्स ऑल। सर जैसे कि आपका क्या टाइम, मेरा 10 बजे सोने का था, 4 बजे उठने का।
आपका जरूरी नहीं आप रात में ना पढ़ाई करें, आप क्या करो 4 बजे तक पढ़ाई करो, सवेरे 410 से सो, वो प्रॉब्लम नहीं, पर 6 घंटे से अधिक सोने की जरूरत। बट सर आपका 6 घंटे से मतलब कैसे मैनेज होता था? बीच बीच में कभी इंस्टॉलमेंट में आप भी लिया करते? नहीं। क्या इसमें पहले मैंने क्या किया था, थोड़ा सा मेरा खाने का टाइम था ना 1 से 1:30 बजे का था दोपहर में, तो 2 से 2:30 बजे खाना डाइजेस्ट हुआ कि 2:30 बजे माहौल बनता था, और 2:30 बजे इतना मतलब मैं ऐसा था जिंदगी मौत से खेलता हूं, समझता ही नहीं, पढ़ाई करे इंसान और बाद में लगता है भाड़ में गया पढ़ाई, सो रहा। एक समय आता है इंसान बोलता है सब भाड़ में गया, नहीं हो रहा मुझसे, फेल तो फेल। एक वो मोमेंट आता है जब लगता है हट क्या बोल रहा है वो टीचर, तेल लगाने गया। अगर कोई बोले ये अटेम्प्ट में अगला अटेम्प्ट दे दूंगा, पर मुझे इस समय इस घड़ी मुझे मेरे सुख चाहिए, सुख सोना, बाकी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं जानता हूं ये सोने से मेरा गलत, पर मुझे नहीं सुनना, मेरा बॉडी है कि मान रहा नहीं, मैं कोशिश कर करके कितने लोग साथ में होता है। पाजी अगर आपने देखा होगा इसमें ये जो है ना, हम आपको समझा रहे इसकी वजह क्या है। आइडेंटिफाई, डोंट से द इफेक्ट, सी द कॉज। कॉज क्या है इसमें, आप खाना जो क्या है ना वो गलत टाइम पे खाते, और इसमें क्या होता है EIS की क्लास 145 खत्म हो रही है, अब खाना खा रहे और सीधा ऑडिट की क्लास में आए। अभी सुनिए ना, सुनिए, आगे भी और सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। घर पे आपका ऐसा सामान नहीं होगा, आपको खाने के टाइमिंग्स चेंज करना होगा, दैट्स ऑल, और पढ़ाई करने का पोजीशन चेंज करना होगा। उसमें पढ़ाई करना तो वो कुर्सी पे बैठ के करना है या फिर चल के करना है, बेड पर नहीं करना, गद्दी पर, मैट्रेस पर, एकदम आराम से कॉट पर नहीं। आपको ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे सोना काफी कठिन हो सकता है, जैसे कि ऐसे चेयर पे अगर मैं बैठ गया तो मैं कैसे सो सकता है इसमें? खड़े खड़े भी सो सकते बेटा, इनका अलग है। आपकी बातें बंद करो, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ आज। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है ना तो खाने का टाइम होना चाहिए। फिर मैंने खाने का टाइम शिफ्ट किया, और मेरा क्या होता है, मेरी प्रॉब्लम क्या, 2 से 2:30 बजे वापस में पढ़ाई करने को बैठा, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती, पर मैंने क्या बहुत जिद में आके पढ़ाई तो करने का, पर पढ़ाई होने की नहीं, क्योंकि वो ऐसा लगता था कुछ वो फायदा ही नहीं हो। मतलब पूरे 1.5 से 2 घंटे में 2:30 से 4:30 में मैंने 3 से 4 पेज पढ़े, वो भी ढंग से नहीं पढ़े। तो बाद में चिड़चिड़ होती ना कि यार एक तो जो सो रहा ना कम से वो तो भी मजे में यहाँ तो आदमी जो सोया ना पाजी इसलिए खुश है। पाजी खुश क्यों है? कम से कम सोया तो सही, यहाँ तो जग के भी आंसर कुछ मिला नहीं। तो इंसान के बॉडी में सिर्फ गुस्सा आ जाए और कुछ नहीं, इसलिए खाने के टाइम चेंज किए। सवेरे का खाना 11:30 से 12 के बीच में खाया, दोपहर में चाय का एक शॉट दे दिए, 2 से 4 में कभी नींद नहीं आई। हाँ चाय का दो ना, एक चाय का डोज लेना जरूरी है अगर आपको, मतलब मुझे लगता था ऐसे, अब बाकी आपके अगर नहीं तो मत डालिए आदत। पर सुनिए ना, 11:30 बजे खाना सवेरे खाना चाहिए, 12 से बाद 12 के पहले, और शाम का खाना जो है वो 7 से पहले, 7:30, क्योंकि शाम का वो नींद भी बहुत गहराई वाली है। समझो आपने 9 बजे खाना खाया और आपने 9:30-10 तक उसको डाइजेस्ट कर लिया अपने बॉडी में, उसके बाद में किताबें हाथ में होती है, 10 से 15 मिनट तक सब समझ में आता है। उसके बाद में आदमी लड़ता है खुद से, क्योंकि वो क्या था ना, सवेरे 7 बजे उठा है, उसको ये भी मालूम है कि सवेरे 4 बजे मुझसे उठा नहीं जाएगा, तो क्या कहता, संघर्ष करता कि नहीं मैं 12 बजे तक पढ़ लूंगा, मैं 12 बजे तक पढ़ लूंगा। वो 12 बजे तक पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है, उसको अगर उसका मन है कि उस सोने का मन भी नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है सवेरे उठा नहीं जाएगा। ऐसे समय पे अगर अपने आप को रोकना है तो ईट बिफोर 7:30, 7 o'clock, घर जाने में सब फॉलो करिए आप। खाने का टाइम चेंज कर दो, सिर्फ 2.5 महीने की बात है, ये करोगे ना सोने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ना दोपहर की नींद आएगी ना रात की, और 3 से 4 घंटे का आपका सेविंग हो जाएगा रोज।
वरना रात को जल्दी सोना पड़ता है, दोपहर में टाइम वेस्ट होता है। फिर आप चाहे दिन भर में कितना भी कर लो यार, अगर 9 से 10 घंटे सोने में ही जाएंगे तो बचे कितने? 14 घंटे बचे भाई। तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही नॉर्मल लॉस होता है। तो 10-11 घंटे अगर मान लो तुम पढ़ रहे हो तो 10-11 घंटे एग्जैक्टली पढ़ाई होती नहीं। अगर मैं 11 घंटे से पढ़ भी लूँगा तो 11 घंटे पढ़ाई हो नहीं सकती। 1-1.5 घंटा तो ऐसा मतलब तुम्हें सेटल होने, कभी तो फोन आ गया, कभी तो किसी दोस्त ने बुला लिया, कभी तो डाउट ही आ गया। तो देखो भाई, मुझे लगता है 20% नॉर्मल लॉस है पढ़ाई करते। जितना भी है 12 घंटे पढ़ो तो 2 घंटे जाते हैं उसमें से, मतलब 20% तो आप मान के चलो कि वो कुछ तो ऐसा होता है कि जो उसमें नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ तो होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर खाने का टाइम, वो भी उसमें खाने का टाइम भी खाने के जैसा ही होना चाहिए। कुछ लोग ये खाने को भी इतना शिद्दत से खाते, कल मिलता नहीं मिलता। मतलब हमने लोग देखे हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा, भाई तुम मेस में इतना क्यों खाते हो? बोले सर पैसा दिया है ना उसको। मतलब वो इसलिए नहीं खा रहे कि भूख लगी है, इसलिए खा रहे हैं। इसलिए खाने का जो वक्त खाने का है ना, हम आपसे कह रहे सुनिए, उतने ही अमाउंट में खाना है, उतना जितना जरूरी है। एक्सेस खाने का नहीं है। लोग क्या करते हैं, यहां तक आने तक खाते हैं उसको। हम कह रहे हैं कि उसको खाली छोड़ दो तो आपको नींद नहीं आएगी। लिमिटेड खाए। और सबसे ज्यादा खाना जो कम खाना है वो रात में। रात में 7 से 7:30 की तो खाना नहीं है, और खाना भी तो बहुत कम खाना है। कुछ लोग का उल्टा है, मॉर्निंग में कम खाते और रात में 2-3 चपाती हो तो बोलता राइस भी दे दो। मुझे बताओ इतना खाना जरूरी है इंसान को? खाइए फिर। ये जो अभी आपकी उम्र कम है, अभी अगर इस तरह से कंसिस्टेंटली आप रोज शाम में खाते रहोगे ना, रोज, तो आपका ये पेट नहीं पिटारा हो जाएगा। रोज शाम में, मैं आपको कह रहा हूं, ये पेट कहां से आता है? आप कभी अपने आप को आईने में देखिए। हम जब पैदा होते हैं ना, अपने को 6 पैक रहता है, मालूम है आपको? आपकी कसम रहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हर आदमी को 6 पैक से पैदा होता है। वो किसी के बॉडी में 6 पैक पहले से ही होते हैं, पर हमारा फैट का लेयर चढ़ के वो 6 पैक का फैमिली पैक हो जा रहा है। उसमें बुराई, मतलब डोंट फील बैड, ऑकवर्ड, पर ऐसा ही है। ये क्या है ना, कंसिस्टेंटली यू आर ईटिंग इन द नाइट। खाते पीते घर से तो बना लो फिर। तो ये आपको अपने आप को संभालना है। अगर अभी से आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करोगे ना, कुछ लोग जो है ना इंटर में बच्चों जैसे दिखते हैं, फाइनल में मम्मी जैसे दिखते हैं। आपकी कसम, मतलब ऐसा लगता है वे ट्रांसफॉर्मेशन है वे। मतलब अभी यंग लगते बहुत, जैसे आर्टिकलशिप चालू हुई, आर्टिकलशिप चालू होता है रात में, वही बच्चा जब इंटर का फाइनल में आता है, मैं पूछता हूँ मैडम आप हमको जानती हो? बोले सर आपसे तो पढ़ा हमने इंटर। मतलब 3 साल में बेबी से वो बॉबी हो जाती है। और ये प्रमाण जो है ना, ये बुरा मत मानिए, ये बड़ा बाह्य चीज है। आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है, इसीलिए लिमिटेड खाना है। अच्छा, अब मेरे सब्जेक्ट के बारे में बोल देता हूं मैं। ये जनरल बातें थी नींद के लिए और ये सब चीजों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लीज लिखिए जो मैं कह रहा हूं, फास्ट फास्ट, हरी अपना। चलो अभी आपको क्या पढ़ना है, देखो मेरे को आपको क्या पढ़ना है, मेरे क्लास के बाद में क्या करना है, लिखो स्टेप नंबर 1 क्या पढ़ना है। स्टेप नंबर 1 आपको मेन बुक से, स्टेप नंबर 1 सॉरी मेन बुक है। स्टेप नंबर 1 रिवाइज थ्रू चार्ट्स। अब अपने को तो रिवाइज ही करना है। अब मैं ES दोनों के लिए बोल रहा हूं, कॉमन। रिवाइज थ्रू चार्ट्स, पहले आपको चार्ट से रिवाइज करना है, अलॉन्ग विथ वीडियो ऑफ यूट्यूब। सर मतलब इसका मतलब क्या है? वीडियो चालू करने का, चार्ट खोलने का, और वीडियो बोलता रहेगा, आपको पेजेस पलटाना है। समझ में हम क्या कह रहे हैं? तो रेस्ट्रिक्टेड है वो, उतने ही टाइम में खत्म होना चाहिए, उसको भी 1.5x स्पीड पे चलाने का। तो वो जो डेटा है, आप सभी जानते हो वो डेटा क्या है? क्या डेटा है, कहाँ से लेना है, आपको मालूम है? अरे बोल दो कहाँ से, मालूम है ना? लिंक पर है, एक बार दिखा दे और लिखो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, क्या देखना है आपको बता दे रहे हैं। बाद में कुछ बोलना मत मुझे।
यहां पे मैं डाल रहा हूं, देखो EIS, अब आपको कुछ चीजें याद रखना है। ये लेक्चर नहीं देखेंगे तो मेरा इस बैच का फर्स्ट लेक्चर है, पर यहां पे कुछ लिखा है। क्या लिखा है देखो, रिवीजन ऑफ CA इंटर EIS, दिख रहा है? और ये देखो उसके 4 घंटे का लेक्चर है ये। सर इसमें कितने चैप्टर कवर हो जाएंगे? हो जाएंगे। सर इसका और भी लेक्चर है क्या? है ना, हम आपको 2-3 लेक्चर दिखाते हैं। ये देखो, ये आपको मैं आज ग्रुप पे डाल दूंगा, पर याद रखना ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। देखो 116 के व्यूज है इसके, है ना? सर ये इधर तो 74,000 लिखे हैं, वो 2-3 महीने पहले थे उधर। आपको डाउट आ सकता है, आपको क्या है? ये जो है ना, ये वाला वीडियो है, ये आपको पूरा EIS 4 घंटे में रिवाइज करा के देगा। आपको इसको जोरों का पढ़ना है, एकदम मस्त वाला। सर इसका करते समय क्या चाहिए? ये करते समय आपके पास में क्या होना चाहिए? चार्ट बुक होना चाहिए। ओके सर। अब सर ये क्या है? ये है 1 डे बिफोर रिवीजन ऑफ किसका? छेड़ो मत मुझे। ये है, यहां पे देखना आप क्या लिखा है? CA इंटर EIS, है ना? ये लिखा है रिवीजन। ये कौन सा है? ये 1 डे रिवीजन ऑफ CA इंटर SM है। 1,20,000 व्यूज है इसके लगभग, ठीक है ना? तो अब ये 2 वीडियोस यहाँ पे लिखा है एंटायर SM इन जस्ट 3 आवर्स। SM का सिर्फ एक ही पार्ट है, EIS के 2 है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? और मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये एक पार्ट है, ये पार्ट 1 है, और मैं आपको पार्ट 2 दिख रहा है क्या? पार्ट 2, ये देखो ये पार्ट 2। ये आपका हेडिंग ऐसे नाम लिख लो, ये CA इंटर EIS रिवीजन पार्ट 2, है ना? ऐसे कपड़े पहने हुए देखो उसमें। नहीं मतलब आपको मालूमात के लिए, तो कोई बलता ही वीडियो देख लेंगे आप। कुछ भी वीडियो मत देख लेना जबरदस्ती। हर अटेम्प्ट के वीडियोस है, पुराना मत देख लेना IPCC का IT। हाँ बेटा भेज देंगे, पर फिर भी आपको याद रख लेना। ये देखो ये एक ऐसा लिखा है May 19 November 19 लिखा है, ठीक है ना? इसमें भी क्या लिखा है? May 19 November 19, बराबर है? दोनों पार्ट हो गए। और ये है 3 आवर्स के लिए, ठीक है ना? बराबर है? पार्ट 3 भी दिखा रहे हैं। और पार्ट 3 क्या है सर? और भी पार्ट 3 भी क्या? ये इकोनॉमिक्स का रिवीजन है, याद रख लें। ये इकोनॉमिक्स का ऐसा रिवीजन है जिसमें ये पूरे 5 घंटों का लेक्चर है, 6 घंटों का है, मतलब 6 घंटे में पूरा इकोनॉमिक्स रिवीजन। ये वो वीडियोस है जो आपको देखना अनिवार्य है। तो आपने क्या क्या लिखा वीडियोस में? ये EIS के 2 वीडियोस है ना? SM का 1 है, इकोनॉमिक्स का 1 रिवीजन का वीडियो पूरा का पूरा, ठीक है ना? उसके बाद में EIS का पार्ट 3 भी है, EIS रिवीजन पार्ट 3। ये है पार्ट 3। सर ये पार्ट 3 क्या है मतलब? ये देखो, ये था मेरा चैप्टर 5 कोर बैंकिंग, इसमें रिवाइज किया था मैंने। ओके, ये हाल ही में इंट्रोड्यूस किया था मैंने इसको। 40 मिनट का है 3rd पार्ट सिर्फ। सर 3 पार्ट देखना है, आवश्यक देखना है। ये दोस्तों ये जो है ना, ये 3rd पार्ट है। ओके, तो 3 पार्ट EIS के, SM का सिर्फ 1 पार्ट है। और अगर नंबर ऑफ आवर्स की बात करेंगे तो पूरे मिला के 6 घंटे EIS के आवर्स लिख लीजिए आप, और 3 घंटे SM के, यानी कि 9 आवर्स के रिवीजन 1.5x पे लगाएंगे तो 6.5 घंटे 6 घंटे में पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। चाहे आप कुछ भी करेंगे, आपके सामने चार्ट होना चाहिए। ये भी क्लियर है? उसके बाद में अगर आपको इसी तरह के रिवीजन अगर समझ में आ रही है तो आपको जैसे कोई भी चैप्टर आपने अगर जब भी लगा कि FM का कोई भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एनी चैप्टर यू वांट टू रिवाइज दैट, कभी कभी घर जाओगे ना, आपकी कोई चैप्टर स्पीड ही नहीं मिलेगा, स्पीड
ऐसा अगर हुआ कि पढ़ रहा हूँ बहुत टाइम ले रहा है, तो मेरा मानना है कोई भी सब्जेक्ट का मेन बुक से पढ़ने से पहले इस वीडियो से और चार्ट से एक बार रिफ्रेश कर लो, उसके अंदर पढ़ने का स्पीड देखिए। जैसे कि ये डाल रहा हूँ मैं, कैपिटल बजटिंग डाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे देखो कैपिटल बजटिंग यहाँ पे मैंने डाल दी, तो यहाँ पे कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर है उन्हें क्या 3 चैप्टर है, आपको याद है कौन से? जैसे कैपिटल बजटिंग चैप्टर है और रिस्क एनालिसिस चैप्टर है और लीज चैप्टर है, ठीक है ना। ये तीनों चैप्टर का डेटा आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 2-2.5 घंटों के अंदर पूरा मैंने इसमें से कॉन्सेप्ट नहीं बताया, FM रॉक्स के जो हर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए हैं। ये जरूर देखना, मतलब पूरा FM रॉक्स तो पूरा सॉल्व ही हो गया। ऐसा भी समा बन सकता है कि एग्जामिनेशन का दिन, पहले दिन 8th पेपर है FM का और आपका दिमाग नहीं चल रहा है, डरना नहीं। FM रॉक्स खोले, मैंने FM रॉक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है वहाँ पे। तो अगर मान लो हैंग हो सकता है ना, कभी एडवर्स हालात निर्माण हो गई, पढ़ाई जो नहीं हो रही, कोशिश करो, क्योंकि 8th पेपर रहेगा वो, हो सकता है हैंग हो चुके होंगे। ये खोलने का, ईयरफोन लगाने के, वो जैसा बोल रहा है वैसे करने का, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा हर चैप्टर का। सर ऐसा एक ही चैप्टर के नहीं, आप कोई भी चैप्टर डाल देंगे 2 चैप्टर आ जाएगा। ये देखो और एक चैप्टर सिर्फ दिखा रहे हैं, ये वो चीज़ें काम की आप देखेंगे। जैसे मैं लेवरेज डालता, ये आ गया लेवरेज रिविजन। ये देखो फर्स्ट लेवरेज, ये देखो ये लेवरेज है, लेवरेज का रिवीजन दिखाओगे, देखो ये देखो इस तरह से जो नहीं कि जिसके ऊपर ऐसे फोटोज लगे हुए हैं, वो सारे रिवीजन। FM रिवीजन CA एंटर मई 2019 और ये चैप्टर का नाम है लेवरेज, ठीक है ना। है गाइस, है ओके, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सारी चीजें हो गई मुझे जो बताना थी। तो और हाँ, एक बात जो लोग मुझे पूछ रहे थे ना, लेवरेज चैप्टर कहाँ है, देखो लेवरेज चैप्टर मैंने पूरा के पूरा अपलोड किया है। 6 लेक्चर्स मैंने लेवरेज के पूरे अपलोड किए, एंड टू एंड 30 क्वेश्चन सॉल्व किए जो भी पूरे दिए, और उसका रिवीजन ले। ये जो दिख रहा ना 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है क्या, ये पूरा लेवरेज चैप्टर मैंने सॉल्व किया है। आपने मुझे एक पूछा नहीं एक बात, मैंने FM के चैप्टर्स का भी रिवीजन करके एक साथ डाला था, आपको मालूम है। इन दिनों मैंने एक टेस्ट 1 लिया था और टेस्ट 1 के पहले मैंने FM का पूरा रिवीजन लिया था, तो मैंने वो भी डाला हुआ है यहाँ पे। अगर आपको चाहिए ना तो पूरा वो भी देख सकते हो, मतलब चैप्टर वाइज भी रिवीजन है और आपको एक साथ में चाहिए तो वो भी रिवीजन यहाँ पे है। अगर आप कहेंगे तो मैं सारे के सारे लिंक्स जो है आज रात में टेलीग्राम पे पूरा एक साथ डाल दूंगा, जो मैं कह रहा हूँ, तो आपको जो लगे ले लेना, पर अभी आप लिख लेना जरूर। पर वो भी, और वो अच्छी चीज़ है तो आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेना, तो कभी भी आप कैसे एनी टाइम उसको देख सकते हो। ये बातें क्लियर है? ओके फाइन। अब आप लिखेंगे नंबर 2। सर क्या लिखना है उसके बाद में? रिवीजन कितने बार लिखा वहाँ पे? लिखो ये रिवीजन एटलीस्ट ट्वाइस, आपको अभी 2 बार करना है, 2 बार बैक टू बैक वीडियो से करना है। स्टेप 1 में आपको 2 बार देखना है। ओके सर, मतलब एक पहली बार भी देखना है, दूसरी बार आप 2 बार देखने से होगा, आपका माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाएगा कि आपको कौन से पूरा रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको पढ़ना है, रीड मेन बुक विथ रॉक्स। स्टेप नंबर 2, रीड मेन बुक विथ रॉक्स। सर ये रॉक्स के साथ में क्यों पढ़ने का बोल रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं आखिरी दिन का रिवीजन रॉक्स से ही होना चाहिए। सो सर मेन बुक क्यों पढ़ा रहे हैं? मेन बुक को रॉक्स के बाजू में रखे, आप देखिए ये चीज़ें मुझे एग्जाम से, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें रॉक्स में नहीं है, आप पता है ये पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, तो उतना चीज़ें चिट्ठी लगा के कुछ करके आप वो रॉक्स पे चिपका था, क्योंकि हम नहीं चाहते एग्जामिनेशन के पहले दिन आप मेन बुक से पढ़ेंगे। बिकॉज EIS के 3 मॉड्यूल है, SM का मॉड्यूल है। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आपका सिर्फ EIS होगा नहीं तो SM होगा, हम चाहते दोनों भी हो जाए। तो इसलिए सेकंड जब रिवीजन आएगी तो आपको देखो, जब आप रिवीजन करोगे ना पहली बार वीडियो से, तो आपका वो हेडिंग्स पूरा याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी याद आएगा। अब क्या होगा, अंदर का डेटा बोलते ना सर, अंदर का अपनी भाषा में लिखेगा, वो नहीं लिखना है ना, इतना भी वाहियात नहीं लिखना है, तो इसलिए आपको मेन बुक से और रॉक से पढ़ना जरूरी है। सर ऐसा क्या नहीं है जो चार्ट में, जो इसमें चार्ट में हेडिंग्स और कॉन्सेप्ट है, अंदर का डेटा बहुत नहीं है, इसलिए आप मेन बुक से और रॉक से पढ़ते हो। अरे बोलो भाई, इसलिए मेन बुक रॉक से पढ़ना है। सर अब मेन बुक से मैचिंग करके आपने रॉक से पढ़ लिया ना, तो रॉक्स को उस काबिल बना दो। या फिर आपको लगता है रॉक्स में उस काबिल नहीं बना, तो हर बार जब भी रॉक्स पढ़ेंगे तो मेन बुक को जरूर साथ में रखिए। पर एग्जामिनेशन के आखिरी दिन आपको रॉक से नहीं तो चार्ट से ही पढ़ना है। आप मेन बुक से पढ़ने का सोच भी नहीं सकते हो। समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? सर मेन बुक जो सेकंड टाइम होगा, तो आपने हर मेन बुक में हर कॉन्सेप्ट के नीचे चिट्ठी लगाई होगी, तो आप जब रॉक्स पे जाएंगे तो मेक श्योर आपने सब वो डेटा जो चिट्ठियों पे लिखा है वो क्या है, तो आपको उतनी मेहनत करके रॉक्स को उस काबिल बना देना। क्योंकि रॉक्स की जो नंबर ऑफ पेजेस है, EIS का मुझे याद है आई थिंक 60 है, और जो मेन बुक के 260 पेजेस है।
तो 1/4 का टाइम है का फ़र्क है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि कितना कम टाइम लगेगा उसमें। तो पर उसको रॉक्स में थोड़ी सी मेहनत जरूरी है आपकी साइड से। मैंने मेरी मेहनत से वो डेटा डाला है जो जनरली सबको लगता है। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ये भी डेटा याद आ रहा नहीं आ रहा, वो डालो ना उसमें, थोड़ी मेहनत करो, वो सब हो जाएगा। बराबर बोल रहा हूँ। उसके बाद में आपने ये पढ़ लिया, देखो नेक्स्ट रिवीजन, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, सर अभी क्या करेंगे हम लोग, अब वापस से हम लोग चार्ट से पढ़ेंगे। लिखो सर वापस से चार्ट से पढ़ेंगे। यस सर, चार्ट्स आप कितने बार पढ़े, चार्ट से पढ़ेंगे। सर मतलब आप क्या चाह रहे हो कितने बार, कम से कम 8 से 9 बार रिवीजन हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सर एक बार चार्ट पढ़ने हो कितना, कम से कम मैक्सिमम 4 घंटों में सब खत्म हो जाना चाहिए। सर क्या 4 घंटे में खत्म हो जाएगा, चार्ट देखो क्या बोल, रिवीजन लिखा ना आपने, रिवीजन थ्रू चार्ट्स लिखो 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स। और लिखो कीप रॉक्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, कीप रॉक्स ऑल्सो। अब क्यों रॉक्स, कभी कभी कोई हेडिंग पढ़ रहे हो और आपको वो याद नहीं आ रहा, मतलब आपको लग रहा है यार नहीं, पर मैंने आई हैड मेड श्योर कि मैंने सब कंटेंट आपको चार्ट में भी लिखवाया है, पर आपको लगता नहीं इसका मुझे वो भी पढ़ना है, अचानक सबको लगे क्या था इसके अंदर, तो रॉक्स को साथ में रखना चार्ट्स पढ़ते हुए भी। और लिखो एटलीस्ट 4 रिविजन्स। क्या बोल रहा है भाई, पहले 2 बार करवाए, फिर मेन बुक से करवाए, फिर और 3 to 4 टाइम्स बोल रहे हैं। हाँ हम कराएंगे, ऐसे ही करना है हमें, पर साथ में रॉक्स रख के। और अभी इसमें वीडियो का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड कर रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं सर वीडियो लगा के अच्छे से हो रहा है, तो चार्ट का हर रिवीजन वीडियो के साथ होना चाहिए, अगर आपको लगता है वो। और उसमें भी लिखो नेक्स्ट, काइंडली नोट, यूज डाउनलोडेड वीडियोस इन आइडल टाइम। सर ये आइडल टाइम का मतलब क्या का मतलब है, आइडल टाइम बहुत है अपनी जिंदगी में। लिखो व्हेन वी ईट। सर खाना भी शांति से नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे। लिखो व्हेन वी ईट, मैं गलत नहीं बोल रहा, सारी चीजें लिखो। लिखो व्हेन वी ट्रैवल, आप खाना खा रहे हो तब भी वो सुनेंगे। सर खाना खाते समय बात नहीं, घर वालों से बात नहीं करने का, सुनने का। सर ट्रैवलिंग करते समय गाने नहीं सुनने का, ये सुनने का। नेक्स्ट बात, सर मजाक नहीं कर रहा, मैंने खुद नहीं किया है, आपकी कसम मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको नहीं करना, आपका प्रॉब्लम है। आपको ऐसा अजीब लग रहा है ना, ऑकवर्ड लगने दो, फिर भी पढ़ना। आपको पास होना है ना, उनको सबको लिखना है। सर मतलब क्या करना क्या है जिंदगी में, जिंदगी में इतने बार सुनना है ना, इतने बार सुनना है ना। लिखो वहां पे, लिखो वहां पे, लिखा आपने। ट्रैवलिंग कर रहे हो आप खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, उस समय पे आपका ये मोबाइल पे चलना चाहिए। सर ये इतना ये दीवानगी है जिसको पास होना है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपके इसमें टाइम बहुत कम है। उस टाइम में अगर इतने बार रिवीजन करें, तो हम चाहते हैं कि मेन टाइम तो आपने जो दिया है वो कम यूज हो, आपका वो टाइम ज्यादा यूज हो जहां पे वेस्ट होने वाला है। यानी अदरवाइज भी ट्रैवलिंग में वैसे भी कुछ करने वाला नहीं, खाते समय वैसे भी कुछ करेंगे नहीं, नहाते समय वैसे भी कुछ करते नहीं। आई मीन कान तो खाली है ना आपके, मतलब आपने करना। आई थिंक मुझे लगता है, और मैंने ये सब ट्राई किया, ये सारे फॉर्मूले आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, हम किए हैं। नेक्स्ट लिखो, अब लिखो नेक्स्ट स्टेप। अब आप क्या करेंगे, रीड मेन बुक एंड रॉक्स। अभी आगे नेक्स्ट स्टेप। अभी कब पढ़ रहे हैं हम, कि हम लोग टेस्ट के समय, अभी टेस्ट का समय आ गया ना, अब हो गया 1.5-2 महीने खत्म हो गए इसमें। टेस्ट के समय आप पढ़ेंगे तो वापस से आपको पढ़ना पड़ेगा। तारीख डाल दो उसमें, लगभग ये तारीख है कि आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अभी कोई अगर ये वीडियो कोई बाद में देख रहा तो वो अगले टाइम में उसके हिसाब से डाल देना अप्रैल। और अगर आप भी गलती से फेल होता है 1 अक्टूबर। ऑल्सो रीड 15th of October. Also read on 15 मतलब अभी 15 एग्जैक्ट 15 तो नहीं, पर क्योंकि और आप सेकंड टेस्ट भी दोगे ना, हम आपने बोला था 2 टेस्ट देंगे आप विद टेस्ट, ठीक है ना। तो 2 बार तो आप पढ़ेंगे। अब जरा पूरा हिसाब लगाओ कितने बार पढ़ लिया आप।
आपने अगर देखा होगा आपको लग रहा है बहुत रिवीजन हुई, पर टाइम उतना नहीं गया है। टाइम तो ये रिवीजन में और इसमें टाइम तो गया ही नहीं, बिकॉज 3-4 घंटे में तो रिवीजन हो रही है। आपने तो 9 डेज बोले इसके लिए, तो 9 डेज मल्टीप्लाइड बाय 12 घंटे 108 घंटे निकाले अपनी एएसएम के लिए। तो इतने तो अभी तक तो कुछ यूज ही नहीं हुआ है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं। अब बाद में तो एग्जामिनेशन के पहले दिन लिखो हाउ टू स्टडी। अच्छा रुको, एक बात वहाँ पे लिखो, आप जब ये रिवाइज कर रहे हो ना, क्वेश्चन बैंक जरूर मत भूलना। लिखो, डू नॉट फॉरगेट टू रीड, डू नॉट फॉरगेट टू रीड, रीड क्वेश्चन बैंक ऑब्लिक टेस्ट योर नॉलेज। सर ये कब पढ़ना पड़ेगा वैसे? आफ्टर फर्स्ट डिटेल्ड रीडिंग। फर्स्ट डिटेल्ड रीडिंग जब किया था ना आपने, जिसमें सब कुछ आपने मेन बुक से किया था, फर्स्ट डिटेल्ड रीडिंग एंड बिफोर राइटिंग टेस्ट 1 टेस्ट 2। मतलब टेस्ट में जाएंगे तब भी क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। मतलब उस दिन तो क्या क्या पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। आ रहा है दिमाग में? अब ये सब हो गया, अब अपना वो लिखो, हाउ टू प्रिपेयर 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। ये तो अभी कब की बात हुई, ये तो आपके एग्जामिनेशन तक चल रहा है। हाउ टू स्टडी, अभी आपके इसमें कितने घंटे बताएंगे? और डे आ गए क्या आपके एग्जामिनेशन के? कौन सा डेट को एग्जामिनेशन नहीं है इसकी? नहीं मालूम? लिखो, हाउ टू स्टडी 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के पहले दिन आपको कैसे पढ़ना है। अरे कैसे पढ़ना है? लिखो टाइम, टाइम लिखो, टाइम 5 o'clock, 5 o'clock आफ्टर ऑडिट पेपर, नहीं आफ्टर ऑडिट पेपर। 5 बजे ऑडिट का पेपर खत्म होगा। ऑडिट पेपर के दिन 5 बजे खत्म हो गया। स्टार्ट वीडियो विथ चार्ट एट 5:45। 45 मिनट के ठीक अंदर अपनी वीडियो और चार्ट चालू कर देना चाहिए। आते समय चालू कर दो बेटा, रास्ते में। स्टार्ट आपको और इससे ज़्यादा टाइम चाहिए? 6 बजे भाई, 7 बजे वगैरह कुछ नहीं करेंगे आप? भाई उधर से एग्जामिनेशन हॉल से निकले ना तो दुनियादारी नहीं करने का, कैसा गया पेपर, क्या है, समाज सेवा बंद करने का, आने का बैग रखने का, कुछ खाना तो खाए, नहीं तो पढ़ाई को बैठे वापस। ये नौटंकी मत करना, नहीं तो आगे आराम से वो पहले पेपर का चालू है इवैल्यूएशन, कितने मार्क्स आएंगे, फोन लगा रहे, अरे तेरा क्या हुआ, मेरा सबका ठीक होने वाला है, इसका क्या हुआ, चौधरीगिरी नहीं करने का, अपना पढ़ने का है। लिखो वहां पे 5:45 कुछ। और लड़कियों को बहुत पंचायती होती है लड़कियों को, तेरा पेपर कैसा गया, अरे मेरा जो भी होगा अम्मा तू तेरा सॉल्व कर ले, तेरा पेपर कैसा गया, मेरा जो ना मैं देख लूंगा, तेरा देख। 5:45 वीडियो लगाएंगे। आपने इसको 1.5x पे चलाना है, तो यानी कि आपका ये जो पढ़ाई है ना, लिखो फिनिश वीडियो विथ चार्ट्स एनी हाउ बिफोर वी स्लीप। फिनिश वीडियो विथ चार्ट्स एनी हाउ बिफोर बिफोर 12 बजे सो जाएंगे आप। सर इतना टायर्ड रहोगे ना आप तो 12 बजे तो वैसे नींद लग जाएगी आपको। उसके बाद में लिखो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock। बेटा उस दिन नींद आती भी नहीं वैसे भी, जब आग लगती है ना समझता नहीं क्या हो रहा है, इंसान को टेंशन नहीं आता और कुछ नहीं होता वहाँ पे, ऐसा चैन सुकून सब भूल जाता है आदमी। लिखो 6 o'clock। याद रखना एग्जामिनेशन के पहले दिन 6 घंटे तो पक्का पढ़ना है, 6 घंटे पहले सुना ही है। 5 घंटे 4 घंटे ट्राई मत करना मेरे पेपर में, एटलीस्ट पूरी यू विल गो ब्लैंक। वो ट्राई मत करना 3 घंटे सो जाऊंगी मैं, कुछ सो जाऊंगी नहीं, 6 घंटे सोना तब जाके रिकॉल होएगा वो। और खुद पे यकीन रखना, 1 आध 2 चैप्टर नहीं किया ना तो छोड़ देना, कुछ भगवान बैठा है ऊपर देख रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे थे।
इतनी भी खराब किस्मत नहीं है। मान लो ऐसा होना 1-2 चैप्टर छूट गया तो छोड़ देना, नींद पक्का लेना। अगर नींद 2 चैप्टर में तो नींद पहले लेना। 6 घंटे का साउंड नींद चाहिए, वहां पे वो ट्राई मत करना देख लूंगा, कुछ नहीं। नींद के सामने जिंदगी में कुछ नहीं है, ब्लैंक हो जाओगे। रिकॉल थ्योरी है ना वो, ब्लैंक हो जाओगे, वहां ट्राई मत करना। 6 घंटे की नींद मस्ट है एग्जामिनेशन के पहले दिन। लिखो नेक्स्ट। 6 बजे से क्या करोगे आप? क्या तुम ही बताओ क्या करेंगे? रीड रॉक्स along with main book। See, along with main book का मतलब क्या है? If required, main book if required। मतलब रॉक्स से पढ़ना है कि मेन बुक्स? रॉक्स पढ़ते रहेंगे, जब भी लगा कि यार ये नहीं है वो नहीं है, एक बार गो थ्रू कर रहे हैं आप इसमें देख के। वैसे रॉक्स इनफ है पर देखने का आपको, समझ रहे क्या? रॉक से कब तक खत्म हो गए? बोथ द सब्जेक्ट्स लिखो। फिनिश बिफोर एग्जाम। कौन बोल रहा है? और लगे फिनिश बोथ द सब्जेक्ट्स बिफोर यू स्लीप। उसी दिन सर, मतलब सवेरे 6 से रात को 12 तक। हाँ बेटा, उसमें अगर ये दोनों कर लिया ना अपने मेन बुक के साथ में देख के, तो मतलब आपने बहुत हो गए। रॉक्स करेंगे और मेन बुक से देखेंगे। रॉक्स आपको मालूम है, रॉक्स में सब कुछ है, पर आपको वो मेन बुक भी रखना ही है, छोड़ना नहीं, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। वो जरूर साथ में लेके चलना उसको। हाँ, साथ में लेके चलना उसको। अब सोचने की बात है, पहले दिन हमने वीडियो से चार्ट से रिकॉल किया, नेक्स्ट डे वही चीज़ रॉक्स से करेंगे, तो रिकॉल तो पूरा होने ही वाला है। और तीसरा दिन तो अभी बाकी है। लिखो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock अगेन। अब ये 6 बोल तो तुम्हारा 1 बजे से तो 7 बजेंगे। वो 6 घंटे में भी वो वेरिएबल है वो। अब ऐसा 6 बजे मतलब 6 थोड़ी ना, 7 भी हो सकते अगर तुम 1 बजे सोए होंगे तो। उसी दिन के अंदर EIS रॉक्स होना ही चाहिए। मतलब पहले दिन एक बार रिवीजन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन वापस से यू हैव टू गेट अप, देखो, एंड सॉल्व क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट योर नॉलेज। मतलब सर उठ के अब यही काम करना है। क्वेश्चन बैंक तो SM की तो मतलब उसका कोई चैलेंज ही नहीं है। SM का तो क्वेश्चन बैंक करना ही है, बिकॉज आपने देखा SM में क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आपने महसूस भी कर लिया। और कौन सा लिखो? टेस्ट योर नॉलेज। सर टेस्ट योर नॉलेज क्या है? ये EIS के जो आपने हर चैप्टर के बाद में किए थे सॉल्व, प्लस टेस्ट योर नॉलेज। सर कब तक चलेगा ये? लिखो टिल। नहीं, कौन बोल रहा बिफोर एग्जाम? पागल हो गए? फिनिश्ड बिफोर 10 o'clock। सो 4 घंटे में क्वेश्चन याद रखना। मैं जो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में आंसर नहीं रीड करना है। यू रीड द क्वेश्चन, इफ यू रिकॉल, खत्म। अच्छा तो नहीं चेपना थोड़ी ना आता है आपको वो। यू रीड द क्वेश्चन, इफ यू नो इट, डोंट गो इनसाइड, खत्म हो गया, नेक्स्ट। अपन ने क्या क्वेश्चन बैंक ऐसे ही करते हैं? अब आपने मेन रीडिंग तो कर ही लिया ना भाई, अब क्या अंदर खोद के क्या देखोगे? अब तो और कुछ नहीं, अपने मेन बुक से तो पढ़ा ही है। अब तो सिर्फ देखना आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ तो फिर देखना है अंदर। तो 4 घंटे में खत्म करना है सब। इसके बाद में क्या बाकी? अभी तो बहुत बाकी है। लिखो 10 to 12:30 1 o'clock, जब तक अभी जैसा एग्जामिनेशन सेंटर आपका है, जो भी आपको कर लेना बेटा। खाना, एग्जाम देखो खाने की पड़ी है, खाना कब खाऊंगी मैं, इसके क्या बोले? लिखो 10 to 12:30 12:45। अब डिपेंड करना, एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा जल्दी पहुंचना है। कब पहुंचना है? 1:30 शार्प पहुंच जाना है वहाँ पे। अब आपका किधर सेंटर है देख लेना। कभी कभी लोग 1 घंटे दूर भी आता सेंटर, तो वो देख लेना आपका मैनेज करके। तो मैं तो बोल रहा हूँ, और जिन लोगों का दूर सेंटर है तो कार में जाए और कार में पढ़ाई करते जाए। अगर बहुत ही 2 घंटे का अगर होगा तो 1-1.5 घंटा, तो बाइक पे ना जाए। अच्छा सर क्या करना है 12:30 तक? अब लिखो रिवाइज थ्रू चार्ट्स। सर ये क्या आप जो मैं रिवीजन बोल रहा हूँ, सर ये कितने चार्ट रिवाइज करोगे आप सुन लेना। अभी क्या करने का? रीड द क्वेश्चन और हाथ रखने का आंसर पे, जस्ट रिकॉल। आया रिकॉल, खत्म। और ये करना बहुत जरूरी, आंसर नहीं देखने का, रीड ओनली, रिकॉल, और फटाफट इतने जल्दी, क्योंकि अपने जो चार्ट्स है कितने मालूम है? SM में सिर्फ 25 है और EIS में 15 से 20 है। ये 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। ये आपकी 4th रिवीजन होगी। समझा कैसे 4th रिवीजन होगी? पहले दिन वीडियो से रिवाइज किया,
दूसरे दिन रॉक से किया, फिर क्वेश्चन बैंक से रिवाइज हुआ, चौथा ये रिवाइज हुआ। अब इससे कभी कुछ नहीं बच के जाएगा। और आप ही सुनना, लिखो सर तो अब पेपर का टाइम हो गया, अब वही बोल रहा पेपर का टाइम हो गया, लिखो 145, लिखो 145 एग्जाम हॉल। सर वहां भी कुछ रिवाइज करेंगे? आप जो मैं बोलूंगा आपको समझेगा। लिखो लिखो दिस 15 मिनट्स, नेक्स्ट 15 मिनट्स, नेक्स्ट 15 मिनट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। ये 15 मिनट आपको देंगे कंपटीशन में एज। नेक्स्ट 15 मिनट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है टाइम पास वाले 15 मिनट को क्या करते हैं, लाइन मारते हैं, मतलब इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे, आराम से मारेंगे। आपको ये 15 मिनट का मैक्सिमम, आपको पता नहीं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये 15 मिनट आपको बहुत आगे ले जाएंगे सबसे। जिसको समझा उसको बहुत समझा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे पेपर आया ना आपके पास में, उसके बाद में स्टार्ट रिकॉलिंग मेमोरी टेक्निक। और मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कम से कम 60 मार्क्स का पेपर होगा, आपको पहले 15 मिनट में आने लगेगा। आपको ये आता, वो आता, ये आता। आप क्या करना है, उसी 15 मिनट में डिसाइड कर लेना है कि कौन सा ऑप्ट पहले करना है, एसएम, ईएस। एसएम रिलेटिवली इजी होता है, एसएम इजी होता है रिलेटिवली सॉल्व करने के लिए भी। एसएम से शुरुआत कर देना। जितना अनुभव 3 अटेम्प्ट में देखा है, इंटर में वो ईएस को लेकर थोड़ा से बजाने के मोड में है, मतलब एकदम वो नहीं कि ऐसे फुल टॉस बॉल का मारने लगे। एसएम में कैसा वो अपने को ऐसा लगता है ओके ओके ठोक सकते हैं ऐसे। ईएस में भी ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं आता, पर ईएस में थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा यार एकदम से बॉडी में से नहीं निकल रहा जितना एसएम में से निकलता है। नंबर 1 एसएम सॉल्व करेंगे, पर डिपेंड करता है पेपर के ऊपर भी। ब्रैकेट में लिखो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब 99% ऐसे ही होगा जैसा हम कह रहे हैं। अब अनशन को इसकी उसको मजे ही लेना है, ऐसे में तो मजे ले लेगा वो। तो आपको पहले ये डिसाइड करना 15 मिनट में, लिखो हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स। क्या माइन्यूट प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, इतना प्लान करना जरूरी। यही प्लानिंग, ये फॉर्मुलेशन है। इंप्लीमेंटेशन तो आप करेंगे। लिखो हाउ टू क्या लिख रहे हैं आप, हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स। नंबर 1 डिसाइड प्रायोरिटी। से काय की प्रायोरिटी? नंबर 1 सब्जेक्ट की, नंबर 2 क्वेश्चन की। सब्जेक्ट की थोड़ी ना सिर्फ, वो तो क्वेश्चन की भी होगी। कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हैं बहुत मैटर करता है भाई। गंदा क्वेश्चन उठा लेना पहले तो दिमाग का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता ना, फेल हो जाओगे आप। गलत क्वेश्चन आया, वो आया नहीं तो जो आता ना फिर वो भी नहीं आएगा। इसलिए मेक श्योर आपने ऐसे 2-3 क्वेश्चन पहले उठाए ना जिसमें आप थरा हो। इमोशनल मत होना, सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना जरूरी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कर सकते हैं आप। हाँ मतलब एसएम का, तो एसएम का कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि एसएम और एएस के पेपर यहाँ लगाएंगे। ऐसा नहीं एक ही ऐसे एक एसएम, ऐसा मत चेपना उधर। आंसर शीट जितना मुझे पता है दोनों के आंसर शीट लगाएंगे। तो एएस अलग आएगा, एसएम अलग आएगा। तो फिर क्या करेंगे आप, चाहे एसएम करो पहले, एएस करो, पर एएस का कोई भी क्वेश्चन पहले बाद में हो सकता है। पर एक बात याद रखना, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें 5 क्वेश्चन है ABCD, वो 5 में उल्टा पुल्टा घुमा सकते हो, पर क्या नहीं कर सकते हो सुन लेना। 7A सॉल्व किया और भी बाद में 7BCD एंड में, क्या ऐसा नहीं चलेगा? 7 को छुआ ना तो 7 को कंप्लीट करना पड़ेगा पहले। कुछ लोगों मैंने देखा है जब आंसर शीट में 7A इधर लिखता, 7C 7D एकदम एंड में लिखेंगे, वो 7CD क्या है, यूज नहीं होंगे, मतलब काउंट नहीं होंगे। याद करना, आपको 7 नहीं आ रहा ना कोई, तुम 8 करो, पर 8 पूरा करो। क्वेश्चन चाहे कोई भी पिकअप करो, पर उसका पूरा वहीं होना चाहिए ABCD। इधर उधर नहीं चलते वहां, क्योंकि उसको कैसा है ना पेपर मार्क देता है। फर्स्ट पेपर देखा ना, फर्स्ट पेज, वो क्या करता है मार्किंग देता है। क्वेश्चन नंबर 1 के मार्किंग, कभी आंसर शीट पे देखा है कि वो मार्किंग आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, आपने 2 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करे, तो आपने वो डिसाइड कर लिया, आपने 2 ही सॉल्व किए थे, आपने 4 मार्क, तो 4 मार्क पहले लिख दिए पहले पेज पे। अब तुमने CDE एंड में सॉल्व किए, तो CDE एंड में सॉल्व करने से क्या होगा? अब उसने हो सकता नहीं कवर करे, वो बोल रहे हैं ऐसा कोई तरीका है क्या? वो आप रिस्क मत लेना। आपको नहीं आ रहा ना, ब्लैंक पेज छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, आपको पेजेस की कमी है वहां पे।
आपका अगर मान लो पेज यूज नहीं होता, उसको ऐसी लाइन मार देना, पर आप कितने भी पेजेस बीच बीच में छोड़ सकते हो, पर उसके माँ बाप उधर ही उसी पेज पे होना चाहिए, उसका पूरा परिवार उधर ही खत्म करना, इधर उधर मत लेके जाना उसको, ये बात याद रखना। अच्छा, प्रायोरिटी डिसाइड हो गई। नेक्स्ट, रिकॉल आंसर्स एंड मेमोरी टेक्निक्स क्विकली। रिकॉल सर 15 मिनट बेटा बहुत होते हैं, नजर घुमाने को पेपर में से 2 मिनट लगता है, 3-4 पन्नों का तो पेपर आता है आपका, 4। रिकॉल मेमोरी टेक्निक्स, रिकॉल आंसर। जैसे आज हमने देखा कट लुमेन, अनफ्रीज, चेंज रिफ्रीज, तो कुछ 2 टाइप के एग्जामिनर आते हैं, एक लिखने देंगे, एक नहीं लिखने देंगे। भगवान से प्रे करें लिखने दे, तो क्या होता है ना, वो पेपर बांटने तक उसका टाइम वेस्ट होता है, अपने को टाइम मिल जाता लिखने का। आप क्या करना, पेंसिल से एकदम इतने हैंडराइटिंग पे लिखना कि आपको ही समझ में आ रहा है। समझा हम क्या बोल रहे हैं? आपको ही समझ में आ रहा है, उतने हैंडराइटिंग से आप लिख देना। और वैसे भी क्वेश्चन पेपर 70 मार्क का होने वाला है, 30 मार्क का तो एमसीक्यू है, तो 70 मार्क की आपको लिखना आराम से हो जाएगा। वहाँ फिर 30 मार्क का तो एमसीक्यू है, वो पेपर आपको पहले नहीं देंगे वो तो राउंड करने के लिए तो, और उसका वो सर्कल जो करना है वो बाद में आता है क्या? अच्छा ठीक है, जो भी है वो पता नहीं, पर मुझे लगता है ना एमसीक्यू अभी मत देखना अगर टाइम नहीं मिलता है 15 मिनट में। क्योंकि क्या है एमसीक्यू के बारे में क्या है, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग दुनिया है, उसको अभी भी टाइम गलाओगे, बाद में भी गलाओगे ना, इतना टाइम बता। अपने को मेनली क्या करना है अभी, ये 70 मार्क्स के सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर वक्त मिलता तो 30 को भी देख लेंगे हम लोग, बराबर है क्या ना? होएगा इस एमसीक्यू का नेगेटिव मार्किंग नहीं छोड़ के किसी भी हालत में, नहीं तो जय माता दी करके कुछ भी लिख के आना, अटेंड तो करना ही है, छोड़ के मत आना, कुछ इंप्रेशन डाउन नहीं हो रहा तुम्हारा वहां पे, क्योंकि वैसे भी वो पेपर मशीन चेक करने वाली, तो मशीन के सामने क्या इंप्रेशन है, बोले सर मेरा इंप्रेशन डाउन होगा, किसके सामने? तो पेपर मशीन में घुसेड़ेंगे वो, उसमें आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, तो उसमें इंप्रेशन नहीं तो सॉल्व पूरा ही करना है। लिखो नेक्स्ट, ये आपने रिकॉल कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद में अभी 2 बजे का टाइम चालू होगा। अब बताओ 2 बजे क्या करोगे? पेपर लिखेंगे ना, सुनो नहीं वैसा नहीं, लिखो फर्स्ट प्रेफरेंस, लिखो 2 o'clock, फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू एमसीक्यूज। सर एमसीक्यू को पहले सॉल्व करना चाहिए, ऐसा क्यों? अरे यार तुम समझ रहे नहीं, टू बी ऑन सेफर साइड, प्ले सेफ गेम। ये 30 में से 25 तो आना ही है, और ये ऐसे नहीं ये आउट ऑफ मार्क्स है। मान लो आपके 10 गलत भी हो ना, तो 20 मार्क्स तो पक्के है, अब तो पास होने के लिए 20 ही मार्क्स चाहिए ना भाई। तो आपको समझ रहे क्या हो रहा है, पहले 20 मिनट में आपने 20 मार्क्स सिक्योर कर लिए। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको पहली प्रायोरिटी तो एमसीक्यू है, और अगर आपको ये लगने लगा ना मेरे 25 एमसीक्यू बराबर है, उसके बाद में आपके लिखते समय तेवर और कॉन्फिडेंस देखना, आपका आसमान पे कॉन्फिडेंस, आपको लगा यार 25 तो इधर पक्का आने वाला है, उसके बाद में विल गो वेरी वेरी हाई। You should feel confident when you write paper। देखो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर कुछ लोग बोलेंगे सर एंड में क्या होता है ना, वो घाई करने लगा ना कोई, तो एमसीक्यू दिमाग में नहीं आते। वो एक तो आंटी बोलती लास्ट 10 मिनट्स लेफ्ट, टाइप योर सप्लीमेंट। अरे अम्मा रुक दो, चिल्लाओ मत, चाइना भाई, अरे वो कितना चिल्लाती है वो। कुछ खड़ूस आदमी आ गया ना कोई, वो बजाता है यार, नोच 30 मिनट बचे, 20 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, अरे चुप कर भाई, टेंशन, वो जितना बोलता उतना टेंशन, फिर जो आता वो भी नहीं आता। इसीलिए एमसीक्यू में शांति चाहिए, एमसीक्यू टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सिर्फ मेंटली पीसफुल चाहिए वो। इसलिए स्टार्टिंग में एमसीक्यू करेंगे। सर दोनों के एमसीक्यू पहले कर, दोनों का एमसीक्यू पहले खत्म कर दो, उसके बाद में अपना एसएमओ है एसओ से सॉल्व करने का है। अब लिखो सॉल्व करते समय, सर मतलब अभी किसकी तैयारी है, लिखो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अच्छा ऐसा मतलब 3 प्लान हो रहे, एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन के पहले दिन, एग्जाम के अंदर 3 घंटे में क्या हो रहा है। लिखो फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू बी कंसीडर्ड। आपको बोर हो रहा था, हम बंद करेंगे। सारी पढ़ाई एक तरफ है, ये एक तरफ है, वो क्लासेस लगा के कोई फायदा नहीं है। आईसी को पता भी नहीं आपने कितनी क्लासेस करी है और आपने कितना रिवाइज किया। अगर उसके पेपर पे दिखता है तो मार्क्स आते हैं, इसलिए पेपर पे लिखना जरूरी है। लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 क्या है, 1 मार्क शुड नॉट टेक मोर देन 1.7 मिनट्स।
क्या बोल रहा है, 1 मार्क को 1.7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं आप। यस, मीन्स क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स शुड नॉट टेक मोर देन 17 मिनट्स इन एनी केस। मीन्स क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स शुड नॉट टेक मोर देन 17 मिनट्स। सर आपने हमेशा से कहा था डायग्राम ड्रॉ करो, ये करो, वो करो, लिखो। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ डायग्राम्स। जैसे आपने एग्जाम्पल लिखो, एक्सपीरियंस कर्व, बीसीजी, ड्रॉ करो वहां पे जाके, मन में मत रखो, पेपर पे लाओ। और उससे जगह भी भरती है। जगह भरना इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, मैं तो मानता हूँ ऐसे। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ व्हाट, डायग्राम्स, कॉमा, रफ स्केच चार्ट्स, रफ स्केच चार्ट्स। अच्छा, मतलब रफ स्केच चार्ट्स वगैरह भी ड्रॉ करना है क्या? सर रफ स्केच का मतलब क्या है? अभी क्लाइंट सर्वर लिख रहे हो, एक गोला बना के 3-4 ड्रॉ कर दी, रफ स्केच। हमें एक कलाकृति मत, सुंदरता मत बताइए वहाँ पे। और रंगोली मेहंदी नहीं है लगे उसके अंदर, ऐसा नहीं। इतना ड्रॉ करे कि सामने वाले को अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता है। जैसे आपने ब्रिज ड्रॉ करना है, ब्रिज, इधर से लाइन 1, इधर से लाइन 2, बीच में ब्रिज कनेक्ट कर दिया। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो है ना, मैंने सीन लॉट ऑफ पीपल, वो क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करना ना, ड्रॉ नहीं करते, वो डेटा लिख रहे हैं। डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि डायग्राम से जगह बढ़ती है कि वो देखने वाले की नजर में पहली आंखों में क्या दिखता है। कोई भी बुक पढ़ लो, आपकी खुद की आंखें कहां जाती है? टेक्स्ट। किसी इंसान को, किसी भी आंखों को टेक्स्ट पसंद नहीं होता है इस दुनिया में। किसी को टेक्स्ट बाद में, वो क्या पसंद आता है उसको पहले? हाँ, डायग्राम, वो सब। नेक्स्ट लिखो, राइट ऑलवेज इन बुलेट फॉर्म। सर पैराग्राफ नहीं यूज करना, पैराग्राफ यूज करें तो फिर देखना अगला टाइम में और मिलेंगे हमें यही। सर किसी भी पेपर में बुलेट्स। सर बुलेट्स कब देना? फुल स्टॉप आया कि नेक्स्ट बुलेट? अलग ही जोश में है। फुल स्टॉप आया, नेक्स्ट बुलेट। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-4 फुल स्टॉप देते, बाद में एक बुलेट लाते। ऐसा नहीं, हर फुल स्टॉप नया बुलेट लेके आएगा। नेक्स्ट, एवरी न्यू क्वेश्चन शुड स्टार्ट ऑन न्यू पेज। न्यू सब क्वेश्चन नहीं बोला मैंने, न्यू क्वेश्चन बोल रहा हूं। ये सारी बातें फॉलो करना, मां कसम। अपना EISM का अब तक का जो हाईएस्ट स्कोर है पिछले टर्म में, वो 92 का है। मतलब सोचो 46 लाए थे उसने। 92 का स्कोर होता है अपने बच्चे का, इसका मतलब बेंचमार्क है आपके लिए 92। इसका मतलब 46 ऐसे दे सकता है अगर आपने कंटेंट के साथ में ये किया होगा। हम कंटेंट नहीं बोल रहे, सिर्फ कंटेंट तो मैंने सबको दिया है, पर इस क्लास में सबके मार्क्स एक जैसे नहीं आएंगे। डिपेंड करता है कौन इसका इस्तेमाल करता है। BCG तुमको भी पता है, BCG इसको भी पता है, लिख रहे दोनों भी है, पर दोनों के मार्क्स सेम नहीं आएंगे। डिपेंड द वे यू प्रेजेंट। ऐसा थोड़ी ना किसको अभी एक को BCG का 4 मार्क आ रहा है और दूसरे को 2 मार्क्स आ रहे हैं, क्या दूसरे ने गलत थोड़ी लिखा? कौन से तो सबको मालूम है कैश काउ क्या है, स्टार क्या है। पर क्या है ना, एक ने डायग्राम के साथ में लिखा, एक ने नहीं लिखा, एक ने एग्जाम्पल लिखा, एक ने नहीं लिखा, लग गई। लिखो, डोंट फॉरगेट टू, डोंट हेजिटेट टू मेंशन, do not hesitate to mention examples, real life example discussed in the class। सिर्फ make sure कि पुणे के example नहीं होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, लिखो जो मैं कह रहा हूं। लिखते क्या? लिखो, लिखो, ड्रॉ draw margin, 2 margins from left side and 1 margin from right side। सर ये क्या चक्कर है? बहुत बड़ा चक्कर है। 2 डायग्राम, 2 मार्जिन लेफ्ट साइड से, बहुत सही चीज है ये। हम आपको क्या दिखा रहे हैं? पेपर दिखा रहे हैं। आपके सामने SM का पेपर लेकर आए, इधर देख लेना, मैं पेपर दिखा रहा हूं आपके सामने। पेपर देखो,
ये पेपर मैं आज टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। इतने दिन से मैंने कहा था पेपर कैसे लिखते, मैं आज बता रहा हूं। अभी आपने देखा था May 19 में सवाल पूछा था एक्सपेंस शॉर्ट एनालिसिस। आपको 1 मार्क मिलेगा, मुझे 3 मिलेंगे। नॉलेज आपका भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है। आपको 1 मिलेगा, मुझे 3 मिलेंगे। वजह जानते हो क्यों? ये देखो कैसे लिखना है एग्जामिनेशन में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिर्फ एग्जामिनेशन पूछा एक्सपेंस शॉर्ट एनालिसिस। तो मैंने क्या किया देखो, मैंने पहले शॉर्ट को डिफाइन किया कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं, इंट्रोडक्शन। फिर शॉर्ट का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, और जब भी मैं कुछ करता हूं ना तो मैं उसका नाम लिखता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं सस्पेंस में कुछ नहीं रखता। देखो नंबर 1 लिखा व्हाट इज शॉर्ट, फिर मैंने लिखा डायग्राम का नाम लिखा मैंने, डायग्राम। आई डिड नॉट डायग्राम, आई रोट की डायग्राम अंडर वो क्या बोलते उसको, कोलन। और फिर मैंने लिखा ये डायग्राम, फिर मैंने लिखा एक्सप्लेनेशन, फिर लिखा स्ट्रेंथ, और फिर उसके बारे में लिखा इट इज इनहेरेंट कैपेबिलिटी। फिर मैंने लाइन छोड़ा। आप देखना लाइन कितने छोड़ रहा हूं मैं, ताकि पेपर बहुत अच्छा दिखे, मच नहीं दिखे। बहुत लोग बड़ा कंजेस्टेड लिखते, जैसे मुंबई में रहते। आप अकोमोडेशन में रहते, आपको खुला लिखना है। आपका पैसा जा रहा है इसमें तेरा कोई घाटा है, इसमें ऐसे ही घाटा है। तो आपको क्या कर, देख लो ये पेपर स्टैंडर्ड बोल रहा, बेंचमार्क है। और हम कह रहे हैं इस बार जो रैंक में जो लोग आए ना, ऑल इंडिया रैंक 2, मैंने उसका खास अलग से इंटरव्यू लिया था। मैंने उसको पूछा था भाई पेपर सर आपने जैसा क्लास में बोला है ना वैसा प्रेजेंटेशन किया है मैंने, ऑल इंडिया रैंक 2 जो हरियाणा का था, सिरसा से। हम कह रहे हैं आप फॉलो करेंगे। मालूम है कि AI2 आया था, ये बंदा देख लो। इस बंदे ने कहा बोले सर मैंने ऐसे लिखा था, ताकि आपको यकीन है कि हम जो कह रहे हैं वो कोई ऐसे वैसे नहीं। ये बंदा है देखो, इस बंदे की मुलाकात देखिए। अरे यार होला है क्या? कोई भी करो आता है ना, बहुत मस्ती है उसको। मैं आज सभी को रिकमेंडेड वीडियो में इसका नाम दे रहा हूँ। 4 महीने बचे होते उसके दौरान क्या करना चाहिए? आइए सर, EIS और SM को तो हनुमान चालीसा की तरह ट्रीट करना चाहिए, डेली थोड़ा जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, यस सर। तो आप हर रोज, इसकी अपने अलग टिप्स है। ये बोल रहा था मैं रोज पढ़ता था ये SM को, रोज। ऐसे टाइप के लोग भी होते हैं, एक तो एक साथ पढ़ लेंगे, या तो हर रोज एक दो चैप्टर पढ़ेंगे। ये बोल रहा था मैं हर रोज एक दो चैप्टर पढ़ता था, रोज पढ़ा कर। ये AIR2 है, CA इंटर एग्जामिनेशन November 18, May 19 का रिजल्ट आना बाकी है। एवरीडे सर, एवरीडे। हाँ जी, कितने देर आप पढ़ते थे? 1.5-2 घंटा। और ऐसे किससे, मतलब मेन बुक से, चार्ट से, या फिर यूट्यूब के रिवीजन से? आपकी बुक से ही सर। अच्छा, सबसे पहले सर बुक आपकी जो कलरफुल है ना उससे बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है जैसे वो बिल्कुल एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टोटली। तो आप जो ICAI का जो ICAI का मैटर है, तो आपका वैसे लैंग्वेज सारी ICAI वाली है, और ऊपर से वो कलरफुल है, वो डबल बेनिफिट है सर उसमें। तो लैंग्वेज की भी दिक्कत नहीं है और पढ़ने में भी जो आप एग्जामिनेशन में जब पेपर लेते आपको लगता है कि सारी चीजें अपने किताबों से? यस सर। आपने कितने मार्क्स का सॉल्व किया होगा? कितने मार्क्स का पेपर सॉल्व किया होगा? पेपर तो मैंने सर 8 या 100 मार्क्स के अटेम्प्ट किए सारे के सारे 8 के 8 100 मार्क्स? यस सर। EIS SM भी 100 मार्क्स? यस सर। क्या आपको लगता है प्रेजेंटेशन मैटर करता था EIS? सर डेफिनेटली मैटर करता है। मतलब आपने चाहे क्या बोला, हमारी तो कोई इज्जत नहीं, इसके तो करेंगे। यही बात हम कह रहे थे, आप ध्यान में एक मिनट रुकिए। ये बच्चे ने मुझे इज्जत दी थी 6 महीने पहले, इसलिए रैंक में है। अब भी इज्जत दो, रैंक में आएंगे। वो क्या बोल रहा है सर आपने जैसा बोला आपने ही बोला, मतलब ऐसे ही मैंने आखिरी दिन पे इस बैच में बोला था कि भाई ऐसे पेपर लिखना, वैसे लिखना। देखो कैसा आगे जा रहा है। पढ़ाई तो हमने पूरे इंडिया को, हर कोई बच्चा रैंक में आ गया है। तो अलग पढ़ाया था किसको? इसने वो भी किया जो हम अभी कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पढ़ाए यार बच्चे रैंक में आते, कोई बच्चे फेल भी हो जाते, हम कुछ अलग पढ़ाते हैं इसको। पर ये बच्चे वो होते हैं ना जो ये भी करते हैं जो हम कह रहे हैं। क्लास के बाद में वो करना जरूरी जो आज लिखवा के दे रहे। आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इतने दिन क्लास कर रहे हैं और आज का दिन नहीं कर तो क्या फायदे का? आपने क्लास कर ली और आपको यही पता नहीं क्लास के बाद क्या करना और लिखना कैसे, तो व्हाट इज द यूज ऑफ ज्वाइनिंग द क्लासेस?
वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ITSM हो, चाहे लॉ हो, चाहे ऑडिटर, डू यू थिंक प्रेजेंटेशन मेक्स ऑफ कोर्स सर, जैसे लॉ में है सेक्शंस हैं, आपके SM में एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, उनको कैपिटल में बोल्ड में लिखना, उनको अंडरलाइन करना, ताकि मतलब आप एग्जामिनेशन में अंडरलाइन एंड ऑल दैट करते थे? बिल्कुल, क्या बात है। कुछ और टिप्स, थियोरेटिकल पेपर कैसे लिखते थे? मतलब आप बीइंग द रैंक होल्डर, ऑल इंडिया रैंक 2 बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सर। ये सारे बच्चे इंटर के भी यहाँ पे बैठे, एक बताइए पेपर लिखना डज इट मेक एनी डिफरेंस? बिल्कुल सर, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसा आप अब जैसे जो आंसर, जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही लिखना है कि फर्स्ट आंसर पहले ही अटैम्प्ट करना है। जो आपको सबसे बेस्ट तरीके से आता है, जिसके लिए आप फुल कॉन्फिडेंट हो, उसी को पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि सर इससे एग्जामिनर के माइंड में कि ये थ्योरी बन जाती है कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है। अच्छा। वो सब अच्छे से आता होगा इसको, तो जितना ज़्यादा अच्छे से आता है वो उतना पहले अटैम्प्ट करते जाइए, इस ऑर्डर में चलना चाहिए। और आपने इंटर की क्लासेस कितने महीने पहले खत्म की थी? जी सर, 5 और 6 मंथ। 5-6 मंथ्स बिफोर आपने खत्म कर ली थी? यस सर। आखिर के 5 महीने आप लगातार पढ़ रहे थे? यस सर। ओके। और मतलब एक बात और पूछूंगा, कितने घंटे तक? अब ये सारे बच्चे देखो, इनकी आंखों में एक सवाल है कि मुझे काफ़ी लोगों ने एक सवाल पूछा, सर इस भैया से ज़रूर पूछना, ये जो नंबर 2 वाला बंदा है और जो इंटर वाला, ये कितने घंटे क्लास के साथ में और क्लास के बाद में पढ़ता था? आई मीन क्लास के साथ में मतलब क्लास जब तक चलती थी और जब क्लासेस खत्म हो गई उसके बाद, क्या नंबर ऑफ आवर्स में अगर हम लोग काउंट करें तो? क्लासेस के साथ में तो मेरा टारगेट बस ये रहता था कि कम से कम जितना क्लासेस में पढ़ा है ना, वो एटलीस्ट घर पे जाके एक बार फिर से ज़रूर रिवाइज हो जाए। अच्छा, हर रोजाना बेसिस? हर रोज। आप सभी लोग को समझना ना व्हाट इज, मतलब हर रोज जो करेंगे वो आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। Definitely। और उसके बाद में क्लासेस ओवर होने के बाद, हाँ, उसके बाद सर एटलीस्ट 13 और 14 आवर्स। 13 to 14 बोल, 13 से 14 घंटे रोज पढ़ा है वो, रैंकर ऑल इंडिया रैंक 2 बोल रहा है वो। 5 महीने उसके जो आखिरी की जो 2-3 महीने से क्लासेस बहुत कम थी, मतलब तो पढ़ रहा था 5 महीने। 13-14 आवर्स हाँ, कंसिस्टेंटली आप पढ़ते थे? कम वॉट में? Yes, sir। मतलब आपने कभी ना दिवाली देखी, ना कोई मुहूर्त देखा, ना कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतना नहीं, मतलब 1-2-4 दिन की छुट्टी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता? हाँ, बहुत बार होता है सर। अच्छा, बहुत बार होता है, फिर क्या करते हैं? जैसे मोटिवेशनल कोट्स या मोटिवेशनल सॉन्ग्स, लेक्चर्स। ओके। रैंकर्स अवार्ड देख लो। रैंकर्स अवार्ड देखा आपने? कभी आपने रैंकर्स अवार्ड देखा था? यस सर, देखा वाला देखा था। तो क्या आपको तब ऐसा कभी लगा था कि यहाँ की एक दिन हम भी स्टेज पे जाना चाहते मतलब वो आकांक्षा, वो उम्मीद आपके लिए, मतलब ये जो प्रोग्राम हो रहा है आपको लगता है ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए? बिल्कुल सर। अब जैसे मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, इनका भी जरूर ना दिल करेगा ना कि हम भी कभी स्टेज पर आएँ, जरूर आएंगे भी सर, डिटरमिन कर लेंगे तो जरूर आएंगे। डिटरमिन कर ले तो आ जाएंगे? यस सर। कैसा फीलिंग है आज का? बस वही सेम सेलिब्रिटी सर। सेलिब्रिटी है आज, राइट? मतलब मजा आ रहा है यार। थैंक यू सो बिल्कुल मच। शानदार। ये वीडियो ज़रूर देखना, इसने भी बोला है। और एक वीडियो मैं पब्लिश कर रहा हूँ कल, जिसमें मैंने क्या किया था, सारे जो रैंकर्स हैं ना, ये तो अकेला ही नहीं था, इस बार जो इंटर के 14-15 रैंकर्स थे जो भी, उनको सबको मैंने एक साथ बिठा के पूछा था कि सबने EISM के लिए क्या किया है, और उन्होंने सबने अपने ओर से कुछ 2-2 3-3 टिप्स दिए ताकि EISM में बहुत स्कोर आए। तो वीडियो मेरा कल पब्लिश होगा, मैं डालूंगा। तो 30-35 मिनट्स का वीडियो होगा, स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन। तो मेरा एक बार कहना नहीं देखेंगे तो चलेंगे, वो देखेंगे जो बोलते, क्योंकि इन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, इन्होंने फेस किया है जो मैं कह रहा हूँ, तो इनका नॉलेज हमेशा आपके बहुत काम है। जैसे बच्चा बोला कि कभी कभी उसकी भी पढ़ाई नहीं होती, तो एक आध दिन आपकी पढ़ाई नहीं, तो आपको यू शुड नॉट फील बैड, यू शुड नॉट फील नर्वस, है ना? वैसे लिखो। और क्या लिख रहे थे आप? लिखो। हाँ, अरे लिखो क्या है? 1 मिनट, आप बता दो ये पेपर के बारे में कुछ कह रहा था मैं। कहाँ गया पेपर मेरा? ये देखिए। शिट 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 शिट, कहाँ गया पेपर मेरा? हाँ, क्रोम में। ओके, एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा है यहाँ पे? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, और 4th पॉइंट जरा देखना क्या लिखा है। लेट अस अंडरस्टैंड सॉर्ट विद द हेल्प ऑफ एप्पल एंड मैकडोनल्ड्स की केस स्टडी। अक्सर लोग मुझे वैसे, सर आपने जो एग्जाम्पल जो दिए हैं, एग्जाम्पल्स उसको कैसे लिखते हैं? आज आपको समझ रहा मैंने क्या किया है? तो मैंने क्या किया, उनके एप्पल और मैकडी का जो मैंने पढ़ाया था ना, उसको मैंने बाद में लिख दिया कि स्ट्रेंथ में मैकडी का ये स्ट्रेंथ है,
मैकडी का ये वीकनेस है, एप्पल का ये वीकनेस है, और लास्ट में कंक्लूड किया ये है स्टैंडर्ड बेंचमार्क टू राइट द पेपर। कुछ बहुत लोग कहेंगे सर इतना कैसे 6 मिनट में हो जाएगा। मुझे बताओ इसमें लिखा ही क्या है आपने? लिखा ही नहीं है इसमें। तो अगर आपको आता है, देखो टाइम कब लगता है जब को सोच सोच के लिखना है। लिखने में टाइम नहीं जाता कभी, सोचने में। किसको आता नहीं तो सोचेंगे लिखेंगे तब तक तो बहुत आगे जाएगा, टाइम चला जाता। पर अपने को तो सोचना ही नहीं, अपने को तो सिर्फ ठोकना है लिख के वहां पे, क्योंकि आपको सब ब्रेन में है, सब मैं जो बोल रहा हूं आपको एस मतलब इनहेरेंट कैपेबिलिटी मालूम है, वीकनेस इनहेरेंट लिमिटेशन मालूम है, अपॉर्चुनिटी फेवरेबल एनवायरनमेंट मालूम है, सब मालूम है, सिर्फ लिखना है। पर लिखने का तरीका ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। पहले मैंने क्या किया, व्हाट इज शॉर्ट लिखा, शॉर्ट का डायग्राम ड्रॉ किया। जितने भी लोग सोच रहे रैंक में आना है, पास होना है अच्छे मार्क्स से, ये सब तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, वरना हमारा कोर कॉम्पिटेंसी कैसे दिख रहेगा। आगे जाना है सबके पेपर अगर ऐसी शॉर्ट लिखे, आम जनता क्या करेगी मालूम है? क्या करेगी सुनना है? कितना लिखिएगा बताओ? सीवीए 4 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 3 वाले, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। फिर घर पे क्या बोलूंगा, सब लिखा है सर आज पेपर में, ठोक के आया, 100 मार्क का लिख के आया, 70 तो कहीं गए नहीं। अच्छा, फिर रिजल्ट आता है सर 32 मार्क्स आए, 27 आए। मैंने बोला था इतना उड़ मत। आपको लगता है आपने पूरा लिखा, उनके मायने में पूरा ही नहीं है वो। क्या वो क्या SWOT के मार्क्स देंगे आपको? वो तो हर कोई लिख रहा है ना, या सबको थोड़ी ना पास करा देंगे। किसको डिफिकल्ट लगता है SWOT? सबको लिख के आएंगे, इसीलिए सब लिखना जरूरी है। ये पेपर आज मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, सभी लोग इसकी कॉपी डाउनलोड कर ले। एग्जामिनेशन से पहले लिखो, डू नॉट फॉरगेट टू रीड, डू नॉट फॉरगेट टू चेक स्टैंडर्ड मॉडल आंसर पेपर गिवन बाय SP ऑन टेलीग्राम। ये एक बार देख के जाना मैं कैसा लिखा हूं। लिखो नेक्स्ट, लीव 1 लाइन स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे मैंने यहां पे किया है। देखा क्या? स्ट्रेंथ के बाद में वीकनेस डायरेक्टली नहीं लिखा मैंने, लीव 1 लाइन। सर ये हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल जो लिखवा रहे हो, मजाक थोड़ी नहीं कर रहा। कोई भी थ्योरी ले लो, लॉ ऐसे लिखना है, DT ऐसे लिखना है, ऑडिट ऐसे लिखना है, सब पेपर ऐसे तो लिखना है। जो भी लिखना है उसका हेडिंग दो बस, वो हेडिंग कैसे और एक लाइन बढ़ जाती है आंसर शीट की। 4-5 हेडिंग तो 5 लाइन उसकी बढ़ गई, डायग्राम के 8-10 लाइन बढ़ गई। हमारा पेपर तो इतना बड़ा लगेगा। हम चाहते क्वांटिटी दिखे, लिखो अलोंग विथ क्वालिटी क्वांटिटी मैटर्स। और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन बताओ क्या है? सर हम अपनी भाषा में लिख सकते क्या? सर हम अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते क्या ASM में? लिखो if you read, next point, if you read many times from the main book / rocks, you can write like a module language. अब मॉडल जैसा लिख पाओगे। However, सब नहीं जाता तो क्या करें? In case you don't recall their language, in case however in case we don't recall their language, तो क्या करेंगे? We can write in our language, provided बोलो क्या लिखने वाला है? provided, हाँ, provided meaning of their language and meaning of my vocabulary shall be different. I'm just joking. Meaning of their language
बोलो आगे. एंड मीनिंग ऑफ माई वोकेबलरी क्या होना चाहिए? शुड बी सेम. ये है आपके सामने आईसीए की मॉडल का टिप्स. जरा देखना मैं क्या बता रहा हूं. ये मेरे टिप्स नहीं है, जिनको देखना एक बार देख लेना क्या लिखा है. एक पेपर होगा था इसका, मतलब ITSM की बात कर रहा है, ISM की. क्या लिखा है उन्होंने? Whenever possible, students should try to include relevant diagrams, table, rough sketch. ये मेरा बुक नहीं है, आईसीए का बुक है. सर मतलब आईसीए खुद चाहता है, आईसीए खुद पहली बार जुबान से मांग रहा है अपने, लिखो डायग्राम डालो. हम कह रहे तो गलत लगता है, आईसीए का तो सही लग रहा होगा. आप देखो, आपको बुक दिखा दें. आपको तो ये लग रहा होगा मैंने कहीं अलग से बुक लाई होंगी कहीं से. नहीं नहीं, देखो ये देखो, यहाँ लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. अच्छा, मतलब ऐसे खुद ही मांग रहा है ऐसे. देखो क्या लिखा है. एट द फाइनल लेवल समटाइम्स क्वेश्चंस आर आल्सो फ्रेम जनरलाइज्ड which may not be adequately discussed in the study material. To answer such questions, students should not feel any psychological pressure. Rather they should write. अगर कभी कभी जेनरिक सवाल पूछे गए तो स्टूडेंट ने प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि आपने को तो पता ही नहीं, आप मन से ठोक सकते हो, ऐसा उसका इंग्लिश में मतलब है. नेक्स्ट, आप क्या लिखा है? Hence, before writing the answer, students should clearly understand the weightage assigned to the particular question. वो बोल रहा है, it is observed that sometimes students write the answer in brief while attempting long answer type question and accordingly इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है. आई होप आपके लिए सबसे बेस्ट लेक्चर होना चाहिए. पास होने के लिए यही तो है, नहीं तो क्या करना है. ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे. ये जो आईसीए का खुद का ये एनालिसिस, अगर आपकी इंग्लिश है तो आप पढ़ सकते हैं. वो बोल रहा है कि हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब कोई क्वेश्चन 6-7 मार्क का 8 मार्क का होता है तो बच्चा उसको उतना ही लिखता है जैसे को 3-4 मार्क का है, और हमारी फिर एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है, हम उसको कम मार्क्स देते हैं. तो अगर क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 6-7 मार्क्स 8 मार्क्स, तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट ही शुड राइट अ लॉन्ग आंसर रादर देन राइटिंग ब्रीफ आंसर्स. सही लिख रहा है वो. ये ऑब्जर्व फिनोमिनन है. वो बोल रहा है ऐसा मत करो, 3 मार्क के लिए भी उत्तर लिख रहे, 7 के लिए भी उत्तर लिख रहे. ऐसा नहीं, आज हमने एसएम में किया था 7 मार्क के क्वेश्चन आया था एक, तो फिर आपने 7 मार्क के लिए और लेटना चाहिए, ऐसा बोल रहे. देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स राइट आंसर इन अ ब्रीफ व्हाइल अटेम्प्टिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. समझा क्या? इसलिए उनको मार्क्स नहीं मिलते. ये मेरा बोलना नहीं है. आई होप. सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पॉइंट नंबर 3, ये ऐसा इकलौता बुक था जहाँ पे आईसीए ने अपनी इच्छाओं को जाहिर किया था कि बच्चा जब टेक्निकल पेपर लिखता है ना, या कोई भी एसएम लिखता है थियरी पेपर, उसने सब लिखना चाहिए ताकि उसका वेटेज बढ़ता है. और आपको एक बात सजेशन देना चाहता हूँ, पहले 3 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करें जहाँ पे यू फील यू आर हाईली कॉन्फिडेंट. एक मेरे रैंकर थी जिसका नाम था ऑल इंडिया रैंक 1, मैत्रेयी राजपूत. सबसे पहले मेरा रैंक 1. देखो दिख रही हो फोटो में. बेटा तेरे बाजू में देख, काले टी शर्ट वाला बच्चा बैठा है उसको राइट में देख, 2010 दिखा. देखो मैत्रेयी राजपूत नाम है उसका. अरे तेरे पीछे चिंटी, वहाँ का देख, बता देख. उसके बाजू में एक दिख रही है रेखा सुतार, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 है. उसके बाद में साक्षी है, और साक्षी तो अभी की एयर 1 है, इससे इंटर की. और उसके बाद में दीपा जैन, वो तो इंदौर की है, उन्होंने हमसे ये ऐस पढ़ा था. अब इनमें से सबसे मेरी बात हुई है, दीपा जैन तो यहाँ पे आई भी थी लास्ट टाइम. और एक बात समझ लें आपसे, सबसे जब बात किया ना मैंने, एक बात समझ में आई. इन्होंने क्या किया है, कोई भी रैंकर ये नहीं कहता कि मैंने पेपर इनकम्प्लीट छोड़ा है. यू मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स. दूसरी बात, ऑलवेज पहले 3 आंसर वो होना चाहिए जहाँ पे यू फील सुपर कॉन्फिडेंट. मतलब आपने कोई ऐसा फालतू वाला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना, आपका इंप्रेशन आउट हो जाएगा. फिर आप बाद में कितना भी अच्छा लिखोगे ना, तो फिर आप उसके बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, वैसा काम है. समझ आ रहा है? कुछ बातें मुझे लगता है आपने लिखो पे. नेक्स्ट, मस्ट वॉच वीडियोस. कुछ वीडियोस मैं चाहता हूँ आप देखिए. कब? अभी 2-3 महीने का वक्त है ना, तो कुछ वीडियोस आपने देखना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ. रिवीजन की नहीं बोल रहा हूँ, कुछ वीडियोस टिप्स, एग्जामिनेशन टिप्स. ये देखिए जरा, ये वाला देखो,
इंटरव्यू ऑफ AIR2, ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके बाद में AIR1 रेखा सुतार, ये लड़की ने भी AIR1 हासिल किया था और मैंने और अंकिता ने उनका इंटरव्यू लिया था। ये जो लड़की देखो, ये ऑल इंडिया रैंक इस समय कैमरा में आपके सामने कौन है? कौन है? जितने भी लोग इस समय मुझे YouTube पर देख रहे हैं, ये ऑल इंडिया रैंक 1 रेखा सुतार, इसी क्लासरूम का रिकॉर्डिंग है। ये इसका इंटरव्यू देखना, ये कुछ 1 घंटा 30 मिनट का है, पर मैंने हर कोई सवाल जो एक स्टूडेंट के मन में होता है ना कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब जो जनरली स्टूडेंट जो चीज़ नहीं है जिसका आंसर कोई दे नहीं सकता, एरो गैरो से मत पूछिए। एक्सपर्ट ऑल इंडिया रैंक 1 है ना, एक्सपर्ट बंदा बोल रहा है कि क्या बोला है, क्या किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 है, इसके ऊपर तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये पूरा इंटरव्यू जरूर सुनना, कैसे पढ़ाई किया। ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होती है। उसका इंटरव्यू में आपको समझ में आएगा। आपके दिल में जितने डाउट होते हैं ना, वो डाउट नहीं भी आते होंगे, मैंने पूछा है वो, ये कैसा करते थे, वो कैसे करते थे, प्रैक्टिकल कैसे, अकाउंट्स कैसे, अकाउंट्स के चैप्टर कैसे करते थे, सारी चीज़ें कैसे प्लानिंग किया, सवेरे क्या पढ़ते थे, दोपहर में क्या पढ़ते, पूरा पढ़ने का। ये एक बार ज़रूर देखना, ठीक है ना। एक मैंने एक वीडियो किया था, 10 थिंग्स 10 बातें आपने पढ़ाई करते समय नहीं करें। ये 10 गलतियां पढ़ते समय कभी भी ना करें। नहीं, एक बार लिख दो, अगर और देख ले, अभी आपकी पढ़ाई चालू होने वाली है। लिखो AIR1 रेखा सुतार का वीडियो। अवॉइड दिस 10 मिस्टेक्स टू स्कोर हाई इन द एग्जामिनेशन। अगर आपको हाई स्कोर करना है तो 10 गलतियां कभी भी ना करें। हाउ टू राइट थियरी पेपर। इसमें ये जो डेटा है ये अंकिता ने किया था, हाउ टू प्रिपेयर थियरी सब्जेक्ट। अरे ये आदमी यहाँ बोला है, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उसने, ऐड के लिए। हाउ टू प्रिपेयर थियरी लिख सकते। ये अंकिता मैम का वीडियो देखो, 7,22,000 व्यूज हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा वीडियो है, थियरी को कैसे प्रिपेयर करना उसके लिए स्पेसिफिकली बना है। कल आपकी पढ़ाई चालू करने से पहले 2-4 घंटे इसमें गए, प्रॉब्लम नहीं। प्लानिंग में 2-4 घंटे प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्टली पढ़ाई को भिड़ना मत, पहले पूरा समझ लेना कौन क्या बोल रहा है। एक हाल ही में जो मेरा रैंकर आया था AIR1, ये बच्चा ना, इसने भी बहुत अच्छा बोला था। ये मैंने कॉफ़ी विद AIR1 किया था मैंने, और ये शूटिंग यहाँ गई है वैशाली होटल के सामने। जैसे नवंबर 15 में मेरा था IPCC। अच्छा। उसके बाद जैसे IPCC में रैंक था तो ये जो बंदा है ना, Food बहुत अच्छा बोला। companies commit one of the biggest sins in the world today. ये ज़रूर आप देखना, ये वीडियो बहुत अच्छा है। AIR1 डिस्क्लोज द स्ट्रैटेजी ऑफ पासिंग इन सी एग्जामिनेशन। ओके, और इसका कुछ आधे घंटे का वीडियो है सिर्फ, पर इसके जो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बोला इसने, लिख दो AIR1 डिस्क्लोज द स्ट्रैटेजी। ये सब ऑल इंडिया रैंक में सारी पूना में आया था ना, ये रैंक अवार्ड में, तो तब इनका इंटरव्यू लिया था मैंने। ये बहुत ही अच्छा है इंटरव्यू। और एक आप में डालने वाला लिखो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आ ही जाएगा आज रात में, लिखो ना इंटरव्यू ऑफ ये देखना, ये वाला। इसके अगर आपको लगता है ना, ये वीडियो जरूर देखना, ऑल इंडिया रैंकर्स ऑफ 2018, पर ये मैं मई 2019 का डाल रहा हूँ, तो अगर आपको ये नहीं देखना तो कोई बात नहीं, लिखो ऑल इंडिया रैंकर्स ऑफ नवंबर 2018, ऑल इंडिया रैंकर्स नवंबर 2018।